हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल द वैदिक गुरुज। आपको पता है हम वैदिक गुरुज में आपको आईओक्यूएम 2024 का जो पेपर हुआ था उसके सॉल्यूशंस प्रोवाइड करवा रहे हैं। 1 से 10 क्वेश्चन के सॉल्यूशंस आपको पहले हम दे चुके हैं, जिसका लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है। ऊपर आई का बटन दबा के भी आप वहां से देख सकते हैं। और आज हम आपके लिए लेके आए क्वेश्चन नंबर 11। वीडियो शुरू करने से पहले हमारा चैनल जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है अभी कर लें, वीडियो को लाइक जरूर करें और 11th के बच्चों के साथ 10th के बच्चों के साथ मैक्सिमम शेयर करें। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। द पॉजिटिव रियल नंबर्स ए बी एंड सी, तीन रियल नंबर हैं पॉजिटिव। पॉजिटिव ध्यान रखना, पॉजिटिव रियल नंबर हैं ए बी और सी, और वो ये दो कंडीशंस दे रखी हैं हमें। एक मान लेते हैं इक्वेशन 1 और एक मान लेते हैं इक्वेशन 2। कंडीशन क्या है कि a अपॉन 2b प्लस 1 प्लस 2b अपॉन 3c प्लस 1 प्लस 3c अपॉन a प्लस 1 इक्वल टू 1 होना चाहिए। और दूसरी कंडीशन है 1 अपॉन a प्लस 1 प्लस 1 अपॉन 2b प्लस 1 प्लस 1 अपॉन 3c प्लस 1 इज इक्वल टू 2 होना चाहिए। इन दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करें वो तीनों पॉजिटिव रियल नंबर a b और c। हमें उनकी वैल्यूज निकालनी है और वो वैल्यूज निकालने के बाद हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है, यानी 1 अपॉन a प्लस 1 अपॉन b प्लस 1 अपॉन c। यानी जो भी a b और c निकलेंगे हम कह सकते हैं हमें उन तीनों के रेसिप्रोकल को ऐड करना है। ठीक है, तो देखिए सॉल्व करने से पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारे पास इक्वेशन दे रखी है 1 और 2, इनको लेके चलना है। मैं इनको थोड़ा सा रीअरेंज करना चाहता हूं और उसके बाद हम करेंगे एडिंग। सबसे पहले हम इनको, पहला स्टेप यही है कि दोनों इक्वेशंस को ऐड करते हैं। ऐड करने के लिए मैं साइक्लिक ऑर्डर में लिखना चाहूंगा इनको थोड़ा सा अरेंज करके, कि जिन टर्म्स का डिनोमिनेटर सेम है, जैसे a अपॉन 2b प्लस 1, 1 अपॉन 2b प्लस 1, डिनोमिनेटर सेम है ना, तो इनको इकट्ठा लिख लेते हैं, a अपॉन 2b प्लस 1 और इसी के नीचे में लिख देता हूं 1 अपॉन 2b प्लस 1। इकट्ठी होगी ना, देखा दोनों टर्म्स। फिर डिनोमिनेटर है 3c प्लस 1, 3c प्लस 1, इनको भी इकट्ठा लिख लेते हैं, 2b अपॉन 3c प्लस 1 और 1 अपॉन 3c प्लस 1 प्लस तीसरी टर्म जो बची है डिनोमिनेटर a प्लस 1, इसका भी है और इसका भी है, तो इनको भी एक साथ लिख लेते हैं, 3c अपॉन a प्लस 1 अपॉन 1 अपॉन a प्लस 1। तो ये इज इक्वल टू 1 था और ये इज इक्वल टू 2 था। तो ये इक्वेशंस 1 और 2 जो है मैंने रीअरेंज करके लिख दी, यानी वो टर्म साथ कर दी जिनके डिनोमिनेटर सेम है। अब जब ऐड करना है हम इनको, तो आपको पता है जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो सिंपल एडिशन हो जाता है, यानी न्यूमिनेटर्स भी ऐड हो जाते हैं। तो a प्लस 1 अपॉन 2b प्लस 1 डायरेक्ट लिख सकते हैं इसको, इन दोनों को प्लस करके डायरेक्ट लिख सकते हैं 2b प्लस 1 अपॉन 3c प्लस 1। सिमिलरली इन दोनों को ऐड करके दोबारा लिख सकते हैं, बीच में प्लस साइन रहेगा, 3c प्लस 1 अपॉन a प्लस 1 इज इक्वल टू 3। तो ये हमारे पास ऐड करने के बाद तीन टर्म्स का जो सम है, ये देखिए इन तीनों का सम 3 के इक्वल आ गया, इक्वेशन 3। ये सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन आ गई हमारे पास, इसी से वैल्यूज निकलेंगी। तो यहां पर हमें ये चेक करना है कि जो तीनों इक्वेशंस का तीन टर्म्स हैं 1, 2 और 3, इन तीनों का जो सम है टोटल दैट इज इक्वल टू 3। तो हमें इनसे इनकी वैल्यू निकालनी है। तो अब हमें आपको लेके चल रहे हैं अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन आप सबने पढ़ा हुआ है, एपी सीरीज में ही पढ़ा हुआ है, और जो सिंपल स्टैटिस्टिक्स में मीन का चैप्टर निकालते थे उसमें भी मीन अगर हम देखें तो कैसे निकालते थे। तीन टर्म्स हैं, तीनों का मीन निकालना चाहते हैं। अर्थमेटिक मीन कैसे निकालते हैं, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। यानी ये कितनी टर्म्स हैं 1, 2, 3, इन तीनों का सम, और सम तो हमें दिया हुआ है, कितना है प्लस करके आ रहा है तीनों को 3। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन 3 और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी कितनी टर्म्स हैं 3, तो 3 अपॉन 3 कितना आ गया 1। तो अर्थमेटिक मीन कितना निकला है हमारा 1। ठीक है, इसी तरह से जीपी सीरीज में अगर आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में ज्योमेट्रिक मीन, नहीं पढ़ा तो हम बता देते हैं ज्योमेट्रिक मीन। देखिए जब अगर कोई भी दो टर्म्स हैं, यहां पर लिख के बता रहा हूं, कोई भी दो टर्म्स हैं ए और बी, और ज्योमेट्रिक मीन निकालना है तो लगाते हैं स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। और अगर तीन टर्म है, क्योंकि हमारे पास यहां तीन है ए बी सी, तो ज्योमेट्रिक मीन होता है क्यूब रूट हो जाता है। स्क्वायर रूट दो टर्म से स्क्वायर रूट और तीन टर्म से क्यूब रूट, और तीनों का प्रोडक्ट। स्क्वायर रूट दो टर्म्स थी, स्क्वायर रूट दोनों का प्रोडक्ट, तीन टर्म है क्यूब रूट तीनों का प्रोडक्ट। तो ज्योमेट्रिक मीन भी हम निकालेंगे यहां पर इन तीनों टर्म्स का, मतलब मुझे क्यूब रूट निकालना है इन तीनों के प्रोडक्ट का। पहले इन तीनों का प्रोडक्ट निकाल लें,
प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई कर ले इनको, क्या आएगा देखिए, a+1 अपॉन 2b+1 मल्टीप्लाई 2b+1 अपॉन 3c+1 मल्टीप्लाई 3c+1 अपॉन a+1। तो देखिए आप a+1 से a+1 कट गया, 2b+1 से 2b+1 कट गया, 3c+1 से 3c+1 कट गया, 1 आ गया। यानी अगर मैं क्यूब रूट ऑफ 1 निकालूं तो वो कितना आएगा 1। इसका मतलब ज्योमेट्रिक मीन भी क्या आ गया तीनों टर्म्स का 1। तो अर्थमेटिक मीन भी 1 आया, ज्योमेट्रिक मीन भी 1 आया। तो प्रॉपर्टी है अगर कोई भी 2 या 2 से ज्यादा नंबर का अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन इक्वल आ जाए, अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन इक्वल आ जाए, तो वो तीनों टर्म्स, तो वो या सारी टर्म्स, जैसे 3 टर्म्स थी तीनों का आया, तो देन ऑल थ्री टर्म्स आर इक्वल टू 1। यानी ये जो 3 टर्म्स हमने लिखी थी 1 2 3, ये तीनों अलग अलग 1 के इक्वल आएंगी और तीनों की वैल्यू सेम है, 1 है तो ऑफ कोर्स सेम है। तो देखते हैं इनको अलग अलग सॉल्व करेंगे। देखिए मैं इन तीनों को अलग अलग करके लिख रहा हूं। सबसे पहले मैं लिख रहा हूं a+1 अपॉन 2b+1 इज इक्वल टू 1। दूसरी टर्म थी 2b+1 अपॉन 3c+1 इज इक्वल टू 1, और तीसरी टर्म थी 3c+1 अपॉन a+1 इज इक्वल टू 1। तीनों 1 के इक्वल आ गई। तो पहले इन दोनों को सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आप, a+1 इज इक्वल टू 2b+1। ये जो a+1 इज इक्वल टू 2b+1 आया, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके तो 1 से 1 कट गया, तो मतलब a की वैल्यू आ गई 2b। ठीक है, इन दोनों को भी क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, 2b+1 इज इक्वल टू 1 अपॉन लिख देते हैं यहाँ पर 3c+1, 1 से 1 कट गया, 2b इज इक्वल टू 3c, यानी b की वैल्यू आ जाती है 3c अपॉन 2। और जो तीसरी टर्म है हमारे पास, इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो 3c+1 इज इक्वल टू a+1, ये कट गया तो a इज इक्वल टू 3c। तो बेसिकली तो हम इन दोनों को यूज करेंगे कि a इज इक्वल टू 2b और a इज इक्वल टू 3c। ठीक है, और एक यहां से वैल्यू आई है 2b इज इक्वल टू 3c/2। तो इन दोनों टर्म्स का हमने मेनली यूज करना है कि a इक्वल टू 2b और a इक्वल टू 3c जो आया है, इनको हम पुट करने वाले इक्वेशन 1 में। फ्रॉम इक्वेशन 1 जो हमने स्टार्टिंग में कंडीशन दे रखी थी वो लिख देते हैं एक बार फिर से। वो थी a अपॉन 2b+1 प्लस 2b अपॉन 3c+1 प्लस 3c अपॉन a+1 इज इक्वल टू 1। इसमें पुट कर रहे हैं, देखिए a एज इट इज रहने वाला है, इस 2b के प्लेस पे मैं a लिख रहा हूं, तो a अपॉन a+1 बन जाएगा, प्लस 2b की जगह फिर से a लिख रहा हूं, 3c+1 है डिनोमिनेटर में, ये बन जाएगा a+1 प्लस 3c की जगह फिर से a अपॉन a+1 इज इक्वल टू 1। डिनोमिनेटर सेम है देखिए, तो तीनों ऐड हो जाएंगे सिंपल। अगर मैं एलसीएम भी लूं तो a+1 इज इक्वल टू a प्लस a इज इक्वल टू 1, यानी 3a अपॉन a+1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 लगा के आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 3a इज इक्वल टू a+1, a जरा के माइनस हो जाएगा, 2a इज इक्वल टू 1, मतलब a की वैल्यू आ गई देखिए सीधी सीधी 1/2। a की वैल्यू 1/2 आ गई। हमें दे रखा था a इज इक्वल टू 2b, मैं a की वैल्यू 1/2 पुट कर दूं यहां पर, तो b निकल जाएगा, ये 2 इसके नीचे आ गए, 1/4। तो a 1/2, b 1/4, और a किसके इक्वल था, 3c के भी इक्वल है, तो a की जगह फिर से 1/2 रख दो, तो 3 इसके नीचे आ जाएगा 1/6, यानी c की वैल्यू 1/6। तो तीनों आ गई देखिए मेरे पास, a भी पता चल गया 1/2, b 1/4 और c 1/6। निकालने के लिए क्या कहा गया था, 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c, ये निकालना चाह रहे थे। ये एक्चुअली है क्या, ये a 1/a का रेसिप्रोकल, 1/b b का रेसिप्रोकल, 1/c c का रेसिप्रोकल। तो 1/a यानी a का रेसिप्रोकल, a क्या है 1/2, 1/2 का रेसिप्रोकल 2, 1/b क्या है b का रेसिप्रोकल, b की वैल्यू 1/4, 1/4 का रेसिप्रोकल 4, 1/c क्या है c का रेसिप्रोकल, c की वैल्यू 1/6, 1/6 का रेसिप्रोकल 6। तो कितना हो गया 6 + 4 + 2 यानी कि 10 + 2 12। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया हमारे पास 12। IUQM 2024 का स्टेटमेंट देखते हैं क्या है। ज्योमेट्री बेस्ड क्वेश्चन है, काफी आसान है।
कंसीडर ए स्क्वायर ABCD, एक स्क्वायर लेना है हमें ABCD जिसकी जो साइड लेंथ है वो 16 यूनिट्स है। यूनिट्स मेंशन नहीं है तो हम 16 यूनिट बोलेंगे उसको। जैसे ये हमने एक स्क्वायर ड्रॉ कर लिया ABCD, तो इसकी एक साइड की जो लेंथ है दैट इज 16 यूनिट्स। तो मतलब चारों साइड्स जो है वो 16 के इक्वल होंगी। ठीक है, ये गिवन एक तो। और E एंड F बी द पॉइंट्स ऑन CD, ये जो लाइन CD है साइड CD, इसके ऊपर दो पॉइंट्स लेने हैं E और F। मैंने यहां लगाए हुए, देखिए E और F दो पॉइंट्स लगाए हैं। सच दैट CE, EF और FD, तो इन दो पॉइंट्स ने इस साइड CD को तीन पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 1, 2 और 3, और ये बता दिया कि ये तीनों इक्वल हैं। ये तीनों पार्ट्स CE, EF और DF, ये तीनों पार्ट्स जो हैं ये इक्वल हैं। और जब इक्वल हैं तो देखिए मैं यहां से इनकी लेंथ भी निकाल सकता हूं। तो हमें ये पता है स्क्वायर की साइड 16 है, तो ये भी 1/3, ये भी 1/3, ये भी 1/3, यानी इस पार्ट की लेंथ 16/3, इस पार्ट की लेंथ भी 16/3 और इस पार्ट की लेंथ भी 16/3, क्योंकि स्टेटमेंट में गिवन है, कंडीशन है भाई CE, EF और FD तीनों इक्वल हैं। अब आगे करना क्या है, लेट द लाइन BF एंड AE मीट्स इन M। अब BF को ज्वाइन करना है हमने, तो देखिए ये F है पॉइंट मेरा, और ये मैं इसको ज्वाइन कर रहा हूं B के साथ, और A को मैं ज्वाइन कर रहा हूं E के साथ। तो ये E है, इसको मैं ज्वाइन कर रहा हूं पॉइंट A के साथ। ये भी मेंशन है स्टेटमेंट कि BF और AE को ज्वाइन करके जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा वो M आएगा। दिस इज ऑल्सो गिवन इन द स्टेटमेंट, लेट द लाइन BF एंड AE मीट्स इन M। हमें क्या करना है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल MAB, यानी ये जो बड़े वाली ट्रायंगल बनी है ये, इसका एरिया निकालना चाहते हैं। MAB ट्रायंगल का हम एरिया निकालना चाहते हैं। तो एरिया निकालने के लिए देखिए अब यहां पर हमें पहले से एक बार फिर से देख लेते हैं क्या क्या गिवन था। एक स्क्वायर जिसकी साइड 16 है, एक साइड CD के ऊपर दो पॉइंट E और F, जो इस लाइन को, इस लेंथ को, CD को तीन इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, 16/3, 16/3, 16/3, क्योंकि टोटल 16 है। ये सब कुछ गिवन है। BF और AE को ज्वाइन किया था, पॉइंट M पे मीट कर रहे हैं, MAB का एरिया निकालना चाहते हैं। ये है स्टेटमेंट। करना क्या है, सबसे पहले देखिए हम यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट यूज करेंगे वो सिमिलर ट्रायंगल का यूज करेंगे। हमारे पास ये दो ट्रायंगल हैं, एक ही छोटी और एक ही बड़ी। हम इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करते हैं। देखिए इन ट्रायंगल आप कह सकते हैं MFE एंड ट्रायंगल MAB। सिमिलर प्रूव करने के लिए आपको पता है सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है, अगर कोई भी दो एंगल इक्वल हो जाए तो ट्रायंगल सिमिलर हो जाती है। तो दो एंगल इक्वल करने देखिए बहुत आसान है। मान लो ये एंगल 1 है, ये 2 है, तो 1 इज इक्वल टू 2। कौन से एंगल हुए, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। दूसरा ABCD स्क्वायर है, चारों साइड्स इक्वल हैं और आमने सामने की साइड पैरेलल होती है। तो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल अगर हैं तो ये एंगल 3 और ये एंगल 4 ये भी इक्वल होंगे। रीजन, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो 3 और 4 इक्वल हो गए। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए बाय AA सिमिलैरिटी, ए सिमिलैरिटी से हमने ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर प्रूव कर दी। ट्रायंगल MFE इज सिमिलर टू ट्रायंगल MAB। अब सिमिलर ट्रायंगल्स हैं तो सिमिलर ट्रायंगल की दूसरी प्रॉपर्टी कि जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उनकी रेशियो इक्वल होती है। कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो इक्वल होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये साइड कितनी है AB बेस, ये कितनी है EF, इसका बेस 16/3, यानी बड़ी ट्रायंगल का बेस और छोटी ट्रायंगल का बेस की रेशियो, ये 16 है, ये 16/3, यानी AB को मैं कहूं 16 और EF को मैं कहूं 16/3। तो क्लियर हो गया, 1/3 हो रही है साइड्स, 1/3 का रिलेशनशिप है। तो इसका मतलब ये भी 1/3 होगी इसका और ये भी 1/3 होगी इसका। तो बेस तो हमें पता है 16 MAB का। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना चाहते हैं, जो मेरे टारगेट है हमारा, एरिया ऑफ ट्रायंगल MAB। सिंपल सा फॉर्मूला आपको पता है एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का, हाफ बेस मल्टीप्लाई हाइट, यही फॉर्मूला रहता है। तो हाइट देखिए मैं यहां से ज्वाइन कर लेता हूं, इनको परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेता हूं। ये हाइट होगी बड़ी ट्रायंगल की,
नाम P लिख दो इसका, MP, ये हाइट होगी MP, और इसका नाम रख देता हूं यहां पर मैं पॉइंट लिख देता हूं Q, यानी MP और MQ, ये भी तो ये छोटी ट्रायंगल की हाइट, ये बड़ी ट्रायंगल की हाइट, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो 1/3, तो हाइट की रेशियो भी 1/3, यानी अगर मैं ये कहूं कि ये है x, तो ये कितनी होगी x/3। अब टोटल कितनी है, ये भी तो स्क्वायर की साइड ही है, स्क्वायर के साइड की इक्वल होगी ना ये 16, तो इसका मतलब देयरफॉर PQ इज इक्वल टू PM प्लस MQ। PQ है 16, PM है x और MQ है x/3, 1/3 का रिलेशन है ना, ऐड कर दो, एलसीएम ले लेंगे, 3x प्लस x अपॉन 3, 16 इज इक्वल टू 4x अपॉन 3, सॉल्व करके क्या आ गया, 4x इज इक्वल टू 16 मल्टीप्लाई 3, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा ना 48, यानी x इज इक्वल टू 12। तो हाइट पता चल गई हमें, x की वैल्यू 12। तो देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना चाह रहे थे हमें भी, दो ही चीजों की जरूरत थी, बेस और हाइट। बेस है 16 और हाइट है 12, तो हाफ बेस इंटू हाइट का फॉर्मूला पता है आपको, अप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 1/2। बेस है 16 और हाइट हमने अभी निकाली है x यानी 12, तो ये हो गया 2 8 16 और 12 मल्टीप्लाई 8 96। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल MAB क्या आ गया, 96 स्क्वायर यूनिट्स। थ्री पॉजिटिव इंटीजर्स, तीन पॉजिटिव इंटीजर लेने हमें A, B और C, और उनकी कंडीशन है कि A इज ग्रेटर देन C, A की वैल्यू C से बड़ी होनी चाहिए, B कुछ भी हो सकता है। सेटिस्फाई द फॉलोइंग इक्वेशन, दो इक्वेशन दे रखी है, इनको सेटिस्फाई करना जरूरी है, जो भी हम ABC निकालेंगे। देखने में शुरू में हो सकता है आपको थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड लगे, बट मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, बहुत इजी लगेगी। AC प्लस B प्लस C इज इक्वल टू BC प्लस A प्लस 66, ये पहली कंडीशन है। और दूसरी है A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 32, के जो तीनों इंटीजर निकलेंगे पॉजिटिव इंटीजर ABC, उन तीनों का सम जो है वो 32 आना चाहिए, मतलब किसी की भी वैल्यू 32 से ज्यादा नहीं हो सकती, ठीक है। तो ये कंडीशन हम लेके चलेंगे, स्टार्टिंग में जो दे रखी है AC प्लस B प्लस C इज इक्वल टू BC प्लस A प्लस 66। तो इसको लिख रहे हैं AC प्लस B, जो ये प्लस का BC है इसको इधर ले आते हैं, माइनस का BC बन जाएगा, प्लस का A है इसको भी इधर ले आते हैं, माइनस का A बन जाएगा, यहां प्लस C एज इट इज रहने दो, इज इक्वल टू 66, वहां लिख दिया, ठीक है इतना। अब ये AC और माइनस A ये कंबाइन कर लेते हैं हम, AC माइनस A प्लस ये जो BC है और B ये भी कंबाइन कर लेते हैं, इसको लिख लेते हैं B माइनस BC, अब बच गया प्लस C, उसको ऐसे ही रहने दो, इज इक्वल टू 66। इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है, A क्या लिख देंगे C माइनस 1 प्लस, यहां भी C माइनस 1 बना लेते हैं, ऐसा करते हैं प्लस B की जगह इन दोनों में से माइनस B कॉमन ले लेते हैं। अगर आप माइनस B कॉमन लोगे तो ये साइन चेंज हो जाएगा, यहां भी C माइनस 1 बच जाएगा, मतलब हमने दोनों ब्रैकेट्स में जो कॉमन है C माइनस 1 वो सेम बना लिया, प्लस C रहने दो, इज इक्वल टू 66। अब जो C माइनस 1 और C माइनस 1 इन दोनों में टर्म्स में है, कॉमन ले लो, C माइनस 1 इंटू A माइनस B प्लस C इज इक्वल टू 66, ठीक है। अब थोड़ा सा आसान करते हैं, ये जो टर्म है A माइनस B ये अलग है थोड़ी सी, हम इसको लेट कर लेते हैं कोई और नंबर से, लेट A माइनस B को मैं कैपिटल D से डिनोट कर लेता हूं, मान लो A माइनस B जो है मेरा वो कैपिटल D है, तो क्या बच गया C माइनस 1 इंटू कैपिटल D प्लस C इज इक्वल टू 66। अब ये C माइनस 1 है, अगर मैं इसको भी C माइनस 1 बना लूं तो सॉल्व करना और आसान हो जाएगा। कैसे, आप कहेंगे यहां तो C है सिर्फ, C माइनस 1 कैसे बनेगा, बन ही नहीं सकता, तो बन सकता है। हम क्या करेंगे, हम सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम बोथ साइड, दोनों तरफ से एक माइनस कर लेते हैं, वो तो कर सकते हैं, तो क्या बनेगा C माइनस 1 इंटू डी प्लस दोनों तरफ से 1 माइनस करना है, तो यहां C माइनस 1 आ गया, देखो इज इक्वल टू 66। फिर से फैक्टर बन गए C माइनस 1 C माइनस 1, भूल गए यहां माइनस 1 करना था, दोनों तरफ करना है माइनस, तो यहां भी करना है। अब देखिए C माइनस 1 लेफ्ट साइड में फिर से कॉमन हो गया, तो C माइनस 1 कॉमन आया यहां से, और यहां से क्या बचा, सिर्फ D प्लस 1,
इज इक्वल टू 66 माइनस 1 कितना है 65। तो ये टर्म हमारे पास फाइनल आ गई, दो टर्म्स का प्रोडक्ट c-1 और d+1 इज इक्वल टू 65। ठीक है, इसको सॉल्व कर देंगे और हमारे पास ए बी सी की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। देखिए फिर से लिख रहा हूं, c-1 d+1 इज इक्वल टू 65 आ गया है, और d भूलना नहीं है, हमने d क्या माना था a माइनस बी, बाद में यूज करेंगे, अभी यूज नहीं कर रहे, अभी सिर्फ इसी को यूज कर रहे हैं। तो देखिए दो इंटीजर्स क्लियर है, एबीसी इंटीजर थे, स्टेटमेंट में गिवन थे, पॉजिटिव इंटीजर थे, तो दो पॉजिटिव इंटीजर का प्रोडक्ट 65, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। केस 1 यहां 1 हो सकता है, मल्टीप्लाई 65 वो 65 होता है। केस 2 आप कह सकते हैं कि सर यहां 65 और यहां 1 हो सकता है, जी हां बिल्कुल हो सकता है, वो भी केस पॉसिबिलिटी है। केस 3 और कौन से फैक्टर है 65 के 5 और 13, तो आप लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई 13 इज इक्वल टू 65। और चौथी पॉसिबिलिटी है केस 4, ये रिवर्स भी तो हो सकते हैं, 13 मल्टीप्लाई 5, जी हाँ बिल्कुल हो सकते हैं, 13 मल्टीप्लाई 5 ये भी 65 है। तो ये चार पॉसिबिलिटी हैं, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास। तो इन्हीं चारों पॉसिबिलिटीज पे हम एलिमिनेशन मेथड से निकालेंगे इसको। एलिमिनेशन मेथड मतलब हम चेक करते रहेंगे, जो जो पॉसिबल है वो लिख लेंगे, जो नहीं है वो डिलीट करते जाएंगे। तो हमें गिवन था a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 32, यानी तीनों इंटीजर का सम 32 होना चाहिए। अगर मैं इस केस की बात करूं, यहां पर केस 2 की 65 मल्टीप्लाई 1 यानी d+1 तो 1 है, और c-1 65, c-1 65। मैं सबसे पहले बात कर रहा हूं केस 2 की, तो c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 65 माइनस 1 उधर जाके +1, यानी c इज इक्वल टू 66 हो गया। तो c 66 हो गया, मतलब पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि a की वैल्यू जो है हमें निकालनी है और तीनों का सम 32 होना चाहिए, या तो c 66 आ गया, तो नॉट पॉसिबल हो गया जी। ये तो लो केस 2 हमारा सीधा सीधा यहां से रिजेक्ट हो गया, ये तो गया। केस 1 की भी बात कर लेते हैं। केस 1 में क्या लिखा है 1, यानी c-1 जो है वो 1 के इक्वल है, -1 उधर जाके +1 बन जाएगा, c इज इक्वल टू 1 + 1 2 हो गया। तो 2 तो हो सकता है अभी c की वैल्यू, क्योंकि a और b c और कुछ भी आ सकते हैं। चलिए यहां से c की वैल्यू 2 आ गई, और d+1 इज इक्वल टू क्या लिखना 65, और d क्या लिखा था भूलना नहीं है, d a माइनस बी लिखा था हमने, तो d की जगह पर a माइनस बी प्लस 1 इज इक्वल टू 65, और c की वैल्यू 2 है, तो कंडीशन क्या थी a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 32। इसको ध्यान में रखना, ये बहुत जरूरी है, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 32 है, c की वैल्यू 2 आ गई हमारी, पुट कर दो, कितना निकला a प्लस बी प्लस 2 उधर जाके -2 हो गया, 30 बच गया, और ये +1 उधर जाके -1 हो गया, यानी 65 - 1, तो a माइनस बी 65 64 और a प्लस बी 30, लो हो गया काम, प्लस बी माइनस बी कैंसल, a प्लस ए 2a, और ये हो गया 4 और 6 प्लस 3 9 94। तो यहां से a की वैल्यू कितनी आ गई 94/2, यानी कि 2 4 8 और 2 7 14 47 आ गया जी। ये कंडीशन क्या थी, तीनों का सम कितना होना चाहिए 32, बट ए ही 47 आ गया, 32 से तो बहुत ज्यादा, तो ये भी भैया नॉट पॉसिबल हो गया, यानी केस 1 और केस 2 तो दोनों रिजेक्ट हो गए हमारे। अब कौन सा बचा है केस 3 और केस 4, तो सॉल्व कर लेते हैं। देखिए केस 3 फिर से लिख रहा हूं, c-1 d+1 इज इक्वल टू 65 था, d की वैल्यू भूलना नहीं है, a माइनस बी है। केस 3 में पॉसिबिलिटी क्या थी 5 मल्टीप्लाई 13 इज इक्वल टू 65, यानी c-1 5 हो सकता है, तो -1 उधर जाके +1 हो जाएगा, तो c की वैल्यू 6 आ गई। कंडीशन क्या थी a प्लस बी प्लस सी 32 होना चाहिए, c की वैल्यू पुट कर दो, यहाँ a प्लस बी प्लस 6 कर देंगे c की जगह, तो +6 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 32 में से 6 गए, बता दो भाई 32 में से 6 गए 26, तो a प्लस बी तो 26 आ गया, और d+1 वो कितना होना चाहिए उसके अकॉर्डिंग 13, d की वैल्यू क्या थी भूलना नहीं है, a माइनस बी प्लस 1 इज इक्वल टू 13, तो a माइनस बी प्लस 1 उधर जाके माइनस हो जाएगा 12, तो a माइनस बी 12 और a प्लस बी 26,
सॉल्व कर दो, प्लस बी माइनस बी कट गए, 2a इज इक्वल टू 38, यानी a की वैल्यू क्या आ गई 19, a तो 19 आ गया। अब क्या निकालना है, b और c चेक कर लें पहले, a माइनस बी, b निकालने की जरूरत भी नहीं है हमें, क्योंकि a निकालने के लिए कहा था 19 है और c की वैल्यू 6 आई थी, कंडीशन थी a शुड बी ग्रेटर देन c, a की वैल्यू c से ज्यादा होनी चाहिए, b जो मर्जी हो सकता है। तो देखिए a की वैल्यू c से तो ज्यादा आ गई 19, तो ये तो एक केस हो गया मेरे पास। केस 3 में मेरे पास दो वैल्यू आ गई, a 19 और c 6, जो दोनों मेरी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही हैं। केस 4 अभी बचा हुआ है, उसको भूलना नहीं है। केस 4 पे जब आऊंगा, केस 4 भूलना नहीं है, c माइनस 1 d प्लस 1 इज इक्वल टू 65, यानी कि 13 मल्टीप्लाई 5 लिखना इस बार। तो c माइनस 1 कितना है 13, यानी c इज इक्वल टू माइनस 1 उधर जाके प्लस 1 हो जाएगा 14, और d प्लस 1 65, d क्या था भूलना नहीं है, d की वैल्यू a माइनस बी बताइए शुरू में ही, तो प्लस 1 उधर जाके माइनस 1, यानी a माइनस बी कितना आया 64, a माइनस बी 64 आ गया हमारे पास, और c की वैल्यू 14 निकाली है। पता है ना इसको कहां रखना है, तीसरी कंडीशन में जो दूसरी में दी थी a प्लस बी प्लस सी 32 वाली में, c की जगह 14 रख दो इज इक्वल टू 32, तो a प्लस बी कितना आ गया 18, भाई 32 में से 14 को माइनस करना आपने, 18 ही बचेगा, तो a प्लस बी 18, a माइनस बी 64, सॉल्व कर दो, कट गए, a प्लस ए 2a कितना आ रहा है 8 और 4 12, 6 1 7 और 1 8, 82, a की वैल्यू कितनी आ गई 41, और कंडीशन क्या है a प्लस बी प्लस सी तीनों का सम इंटीजर का कितना होना चाहिए 32। भाई अब a ही 41 आ गया तो तीनों का सम 32 कैसे हो सकता है, तो ये भी नॉट पॉसिबल, मतलब रिजेक्टेड, केस 4 भी रिजेक्टेड, 1 और 2 पहले हो गए थे, तो इसका मतलब सिर्फ एक केस 3 से हमारे पास राइट आंसर आ रहा है, वो है a 19 और c 6, और कंडीशन हमारी a ग्रेटर देन c उसको भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो इस क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर जो हो जाएगा 19, द वैल्यू ऑफ a। देखिए बहुत बड़ी स्टेटमेंट है ये, सिर्फ मतलब आप कह सकते हैं कि हाँ डराने के लिए दी हुई है, अदरवाइज इसकी जो अंडरस्टैंडिंग है, जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत सिंपल है। कोशिश करेंगे देखिए समझने की क्या लिखा है। 14th क्वेश्चन में लिखा था इनिशियली देयर आर 3 raised to power 80 पार्टिकल्स, 3 raised to power 80 पार्टिकल्स, बहुत बड़ा नंबर होता है 3 raised to the power 80, एट द ओरिजिन 0 0 पे है। At each step the particles are moved to points above the x-axis, हर पॉइंट पे, हर स्टेप पे जो पॉइंट्स हैं वो आगे चले जाते हैं एक्स एक्सिस के ऊपर। कैसे आगे चले जाते हैं, पैटर्न है फिक्स, वो पैटर्न हमें दे रखा है यहाँ पर उसमें, कि जो 3 raised to power 80 पार्टिकल्स हैं इनको मूव कराना है। कैसे, इफ देयर आर n पार्टिकल्स, मतलब स्टार्टिंग में n पार्टिकल्स हैं, जैसे नंबर दे रखा है 3 raised to power 80, n पार्टिकल मान लिया मैंने, किसी एक पॉइंट पे आ गए हमारे पास, तो अगले स्टेप में वो कैसे मूव करेंगे n/3, n/3 का मतलब उसका 1/3, यानी 3 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा वो, जितने भी पार्टिकल हैं वो 3 जगह बढ़ जाएंगे, n/3 का मतलब है 1/3, 3 हिस्सों में डिवाइड हो जाएंगे। एंड कैसे चलेंगे वो, पहले x + 1 y + 1, फिर n/3 अगले कोऑर्डिनेट x और y + 1 पे जाएंगे, और जो बचे हुए n/3 हैं x - 1 और y + 1 जो कोऑर्डिनेट होगा पॉइंट का उस पे जाएंगे। मतलब आपके पास n पार्टिकल्स हैं वो आपने 3 हिस्सों में बांटने हैं, तीनों अलग अलग पॉइंट पे जाएंगे। पहले जो n/3 हैं फिर से बता रहा हूं वो x + 1 y + 1 पे जाएंगे, दूसरे n/3 जो हैं वो x और y + 1 पे जाएंगे, और तीसरे जो बचे हुए n/3 हैं वो x - 1 y + 1 पे जाएंगे। एग्जाम्पल भी उन्होंने देके बताया कि भी जैसे मान लो फर्स्ट स्टेप में 3 raised to power 79 पार्टिकल हैं, और वो कहां गए, पहला 1 1 पे गया, फिर 0 1 पे गया, और एक -1 1 पे गया। फिर अगले स्टेप में 3 raised to power 78 हो जाएंगे, एक कम हो जाएगा, मतलब तीन कम हो रहे हैं ना, जैसे हर बार 3 हिस्सों में डिवाइड करना है, तो जो 3 raised to power 78 है उनके लिए भी कोऑर्डिनेट दे रखे हैं -2 2 2 2, 2 × 3 raised to power 78 -1 2 और 1 2 पे, और 3 raised to power 79 0 2 पे। पूछा क्या है कि 80 स्टेप्स ऐसे चलने हैं आपको, 80 बार अलग अलग पॉइंट पे आगे बढ़ते चले जाना है, और 80वें स्टेप में जाने के बाद ये जो पॉइंट आएगा 79 80, इस पे कितने पार्टिकल होंगे ये आपको बताना है। तो काफी कॉम्प्लिकेटेड सी स्टेटमेंट है, अभी आपको देख के लग रहा होगा कि पता नहीं क्या बता दिया, समझ तो कुछ भी नहीं आया है। तो देखते हैं जब इसका सॉल्यूशन करेंगे तब आपको समझ आएगा, धीरे धीरे बताता हूं मैं। देखिए
सबसे पहले इनिशियली हमने क्या करना है, ओरिजिन पे जाना है 0 पॉइंट पे, और ये नंबर जो दे रखा है 3⁻80 बहुत बड़ा है, मैं इसको नहीं मानता। मैं एक छोटा सिंबल आपके लिए नंबर लेके चलता हूं, हम इसको पैटर्न बना के सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। मान लेते हैं कि ये जो पॉइंट है हमारा ये 0 है, और यहां पर 3 की पावर्स है, तो 3 की पावर 3 ले लेता हूं मैं इनिशियली स्टार्टिंग में, मान लो 27। आपको पता है 3⁻3 27 होता है, तो जो पैटर्न निकल के आएगा उसी को हम कह देंगे कि हाँ चलता जाएगा, और 3⁻80 तक हम अपना एक सीक्वेंस निकाल लेंगे। तो शुरू में मान लो 27 मेरे पास पार्टिकल है। पार्टिकल कहोगे क्या, पार्टिकल पार्टिकल बोल रहे हैं, कंफ्यूजन हो रहा है बहुत ज्यादा। इसको एक स्टोरी की तरह समझ लेते हैं क्वेश्चन को, कि मान लेते हैं किसी क्लास में कोई स्टूडेंट है, कोई बच्चा है, और उसके पास 27 टॉफी हैं। वो 27 टॉफी उसने 3 बच्चों में बांटनी है, 1 2 3, और 3 बच्चे जो हैं ये, इनको इस तरह से बांटनी है कि इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है मैं मान लेता हूं 1 1, इसके 0 1, और इसके -1 1, जो ये दे रखा है सीक्वेंस हमें स्टार्टिंग में, उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग लिखे हमने कोऑर्डिनेट में कि इन 3 पोजीशंस पे 3 लड़के और खड़े हैं, 3 बच्चे खड़े हैं, उनमें 27 ट्रॉफी बांटनी है। 27 ट्रॉफी 3 बच्चों में बांटनी है, आपको पता है बहुत आसान है, आप सीधा कह दोगे सर 9 इसको मिलेंगी, 9 इसको मिलेंगी, और 9 इसको मिलेंगी, तो 3 हिस्सों में डिवाइड होगी। अब हर बच्चे को, जो ये 3 स्टार्टिंग में थे, स्टार्टिंग में कितना स्टूडेंट थे हमारे पास, 1, उसने 27 टॉफीज 3 बच्चों में बांट दी। अब इन तीनों को, जिनके पास 9 टॉफीज हैं, 3 बच्चों को फिर से देनी है, 3 बच्चों को फिर से बांटनी है। कैसे, एक यहां पर मान लेते हैं, एक यहां पर, एक यहां पर, तो ये जो स्टूडेंट है जिसके पास ये 9 टॉफीज है, जो यहां पर है, ये ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल होना चाहिए। 9 है तो इसका मतलब 3 इसको देगा, 3 इसको देगा, 3 इसको देगा, ठीक है। अब इसने भी 3 को बांटनी आगे, तो ये क्या करेगा, 3 इसको देगा, 3 इसको देगा, और एक और पोजीशन बना लेते हैं, 3 इसको देगा, यानी 3 3 3, 3 बच्चों को बांट दी इसने भी, 9 भी। अब ये तीसरा जो है, इसने भी 3 को 9 टॉफीज डिस्ट्रीब्यूट करनी है। कैसे करेगा, मान लो यहां पर 9 है, तो ये क्या करेगा, 3 इसको देगा, 3 इसको देगा ये, और 3 और यहां पर देगा, एक स्टूडेंट और बना लेते हैं, ठीक है। तो यहां से भी 3 आई और यहां से भी 3 आई, ठीक है। तो इनके पास, अब सबके पास कितनी कितनी टॉफीज मिल गई, देखो, इसको तो यहां से मिली सिर्फ 3, इसको 3 यहां से मिली, और 3 यहां से मिली 6, इसको 3 यहां से मिल रही हैं, 3 यहां से मिल रही हैं, और 3 यहां से मिल रही हैं, तो यानी 3 और 3 6 और 3 9, इसको 3 यहां से मिल रही हैं, और 3 यहां से मिल रही हैं 6, और इसके पास सिर्फ 3 ही है। तो ये हमारे पास एक स्टेप और निकल के आ गया। अब क्या करना है, इन्होंने आगे फर्दर 3 को बांटनी है, यानी इसने भी 3 बच्चों को देनी है, इसने भी 3 को देनी है, इसने भी 3 को देनी है, इसने भी 3 बच्चों को देनी है, इसने भी 3 बच्चों को देनी है। जब ये 3 बच्चों को 3 टॉफी देगा, एक 3 है इसके पास टोटल, तो एक एक देगा, तो वो 3 पोजीशन में बना लेता हूं, देखिए, एक यहां पर, एक यहां पर, और एक यहां पर। तो एक इसको मिली, एक इसको मिली, एक इसको मिली। अब इसके पास 6 है, तो इसने जब 3 को बांटनी है तो ये 2 2 करके देगा, मतलब 2 इसको देगा, ये 2 इसको मिलेंगी, और 2 इसको मिलेंगी, होगी 6 इसकी खत्म। अब इसके पास 9 है, इसने 3 को देनी है, तो ये भी 3 इसको देगा, एक पोजीशन और बना लेते हैं यहां पर, 3 इसको दे रहा है, और 3 इसको दे रहा है। अब इसकी बारी है, इसके पास 6 है, तो ये क्या करेगा, 3 तो इसको 2 2 करके बांटेगा ये, क्योंकि 2 इसको देगा, 2 इसको देगा, और एक पोजीशन और बना लेते हैं यहां पर, 2 इसको देगा। अब इसके पास सिर्फ 3 बची है, तो ये एक एक देगा तीनों को। तो कैसे देगा ये, एक इसको, एक यहां से, और एक पोजीशन और बना लेते हैं यहां पर, एक इसको। तो यानी अब इसके पास कितनी पोजीशन बची, टॉफीज बची हमारे पास, यहाँ 3 से इसको मिली 1, इसको 1 यहां से मिल रही है, और 2 यहां से मिल रही है, तो 1 + 2 यानी कि टोटल मिल रही है इसको 3। इसको कितनी मिल रही है, 2 यहां से मिल रही है, 1 यहां से मिल रही है 3,
और 3 यहां से मिल रही है, यानी 1 + 2 + 3, 3 2 5 और 1 6 मिल रही है। अब इसके पास कितनी हो गई है? इसको मिल रही है 2 यहां से, 3 यहां से और 2 यहां से, यानी 2 + 3 + 2 कितनी होगी? 5 + 2 7। इसको कितनी मिल रही है टॉफीज? 3 यहां से, 2 यहां से, 5 और 2 यहां से, 2 तो यहां से मिल रही है इसको। तो देखिए इसको कितनी मिल रही है? एक टॉफी तो यहां से मिल रही है इसको, इसके पास 3 थी, 2 यहां से मिल रही है, इसके पास 6 थी और 3 यहां से मिल रही है, यानी 3 + 2 + 1, 3 2 5 और 1 6 हो गई। इसको कितनी मिल रही हैं? 2 यहां से मिल रही हैं और 1 यहां से मिल रही है, यानी 2 + 1 3, और इसको कितनी मिल रही है? फाइनली 1। तो देखिए आप चेक कर सकते हैं टोटल करके, 1 + 3 4 + 6 10, 1 + 3 + 4 + 6 10 होगी, 10 ये और 10 ये, 20 और +7 बीच में 27। तो 27 हम लेके चले थे स्टार्टिंग में और 27 हमने पूरी डिस्ट्रीब्यूट कर दी। अब समझना इसको है कि हमने पैटर्न कैसे बनाना है। ये तो कोऑर्डिनेट था, देखिए आपको पता चल गया 1 1, तो इसका मतलब ये इसी पैटर्न में जब चलेंगे यहां पर, तो हम जब इसको लेते चलेंगे, जैसे ये पहली लाइन मान लेता हूं मैं, हमारी फर्स्ट लाइन, यहां पर अब मेरे पास जो नंबर है स्टार्टिंग में दिया हुआ 3⁻80, तो पहली लाइन में एक कम हो गया क्योंकि डिवाइड बाय 3 करूंगा तो एक पावर कम हो जाएगी, 3⁻79 बच जाएगा। इस लाइन में 3⁻78, इस लाइन में 3⁻77, क्योंकि जितनी भी देखिए टॉफीज हमने डिस्ट्रीब्यूट करी हैं या पार्टिकल्स कह लिया हमने, इनको टॉफी कह लिया, डिस्ट्रीब्यूशन है, बना लिया है, पैटर्न बनाना है, तो उसका रिकॉग्नाइज करना है कि सीक्वेंस क्या चलेगा, वो पैटर्न ऑब्जर्व करना सबसे इंपॉर्टेंट है। यहां पर ये जो नंबर है आपका, ये 379 से मल्टीप्लाई होगा, ये 3⁻78 से, 3⁻77 से, ऐसे चलते जाएंगे। देखिए ऐसे जब चलते जाएंगे तो लास्ट में जब 80th स्टेप आएगा हमारे पास, तो वो जो नंबर होगा यहाँ पर, ये पावर्स घटती जा रही है, 3⁻79 -1, 78 -2, थर्ड रो में 3 माइनस हुए, फोर्थ रो में 4 माइनस होंगे, 80th रो में 80 माइनस होगा, तो 3⁻80 - 80 कितना होता है? 80 - 80 बचेगा 3⁻0 यानी कि 1, तो 1 से मल्टीप्लाई होगा लास्ट एलिमेंट। अब हमने इनको ये समझना है कि ये नंबर्स कैसे आए हमारे पास, ये 3 6 9 3, इनसे क्या पैटर्न बनेगा। तो ये देखिए जो मेरे पास ये पहली रो है, इसको अगर मैं मान लूं ए, तो ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, 9 9 9 तीनों सेम है, तो नंबर सेम अल्फाबेट हो गया ए तीनों के लिए। दूसरी जो रो है उसमें पहला एलिमेंट है मेरे पास 3, इसको अगर मैं मान लूं बी, तो ये कितना हुआ 6, 3 दूनी 6 यानी 2b, ये कितना हुआ 3 3 9 यानी 3b, ये 3 दूनी 6 फिर से 2b और ये 3 है तो b। अब जो तीसरी लाइन आई है मेरे पास, इसको कुछ और मान लेते हैं c, अगर मैं इसको c मान लूं तो ये 1 था तो यहां 3 से मल्टीप्लाई हो गया, ये बन गया 3c, ये 6c, ये 7c, ये 6c, ये 3c, ये c। ऐसे ही जब चलते जाएंगे तो हमने एक चीज नोटिस करनी है यहां पर, कि जो पहला नंबर लिखा होता है यहां पर a लिखा है, जैसे ये जो b लिखा है, ये c लिखा है, उसके साथ जो दूसरा नंबर है, जो दूसरा पॉइंट है, वहां पर क्या लिखा है, सेम नंबर से मल्टीप्लाई हो गया। जो पहली लाइन है उसमें मल्टीप्लाई बाय 1, तो a मल्टीप्लाई a यानी 9 मल्टीप्लाई 1 9। दूसरी लाइन में 2 से मल्टीप्लाई, b है, मल्टीप्लाई बाय 2 करूंगा तो 2b यानी 3 से 6 हो गया। तीसरी लाइन है, तीसरी लाइन में c है, मल्टीप्लाई बाय 3 करूंगा तो c मल्टीप्लाई बाय 3 कितना हो गया 3c, यानी पहली लाइन में 1 से मल्टीप्लाई जो पहला नंबर है, दूसरी लाइन में 2 से मल्टीप्लाई, तीसरी लाइन में 3 से मल्टीप्लाई, ऐसे चलते जाएंगे तो जो 80 लाइन आएगी, 80th रो आएगी मेरे पास, 80th रो, उसमें जो ये दूसरा एलिमेंट बन के आएगा ये 80 से मल्टीप्लाई होगा। यानी अगर मैं यहां पर d मान लूं कि पहला एलिमेंट d आया मेरे पास कोई भी नंबर, और वो d 80 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बन जाएगा 80d। और क्योंकि 80वें स्टेप तक आते आते सारी टॉफीज खत्म हो जाएंगी, 3⁻80 है, तो इसका मतलब d की वैल्यू तो 1 ही आने वाली है, क्योंकि हर एक स्टेप में देखिए लास्ट पे जहां पे जाके रुकेगा वो 1 हो जाएगा।
तो इसकी वैल्यू तो 1 ही आने वाली है, तो दूसरा जो एलिमेंट आएगा ये 1 मल्टीप्लाई 80 हो जाएगा। अब आप कहेंगे सर ये दूसरा एलिमेंट ही क्यों देख रहे हैं हम, क्योंकि स्टेटमेंट में यही पूछा है कि जो कोऑर्डिनेट है 79 80, इस बंदे को इस पॉइंट पर जो पर्सन खड़ा है, इस पॉइंट पे जो भी पार्टिकल आएंगे उनका नंबर कितना है, इस पॉइंट पे कितने पार्टिकल आएंगे। तो यहां से देखिए आप एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट में क्या रिलेशन है, एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट से एक कम है 0 1, तो ये एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट से एक कम है। तो ये जो दूसरा कोऑर्डिनेट है, दूसरा पॉइंट है, दूसरा स्टेप जो हमारा आएगा वो आएगा हमारा कोऑर्डिनेट नंबर 79 80। इसी पॉइंट पे हमें बताना था कि कितने पार्टिकल पहुंचेंगे, यानी कि अगर इतनी टॉफीज में मान लूं तो इतनी टॉफीज इतने स्टेप पे 80 स्टेप चलने के बाद इस पॉइंट पे जो बंदा खड़ा होगा, जो स्टूडेंट होगा, उसको कितनी टॉफीज मिलेंगी। क्या निकाला था हमने, दो चीजें ध्यान में रखनी है। पहली कि हर एक रो के अंदर किससे मल्टीप्लाई करना है। पहली रो में -1 हो रही है पावर, दूसरी रो में 2 माइनस हो रही है, तीसरी रो में 3 माइनस हो रही है, 80th रो में 80 माइनस होगी, तो 3 रेज़ टू पावर 80 माइनस 80, 3 रेज़ टू पावर 0 1 आया, 1 से मल्टीप्लाई करना है। दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट नोट करने वाली थी वो क्या, जो पहला एलिमेंट है उसके बाद जो दूसरा एलिमेंट आएगा वो जो पहले वाला एलिमेंट है उसी से मल्टीप्लाई होगा जो उनकी रो है। पहली रो में 1 से मल्टीप्लाई, दूसरी रो में 2 से मल्टीप्लाई, तीसरी रो में 3 से मल्टीप्लाई, 80वीं रो में 80th रो में 80 से मल्टीप्लाई। तो हमारे पास दूसरे पॉइंट पे जो कोऑर्डिनेट्स हैं 79 80, जिसके कितने पार्टिकल आगे 1 मल्टीप्लाई 80। तो आंसर क्या हुआ इस क्वेश्चन का 80। देखिए क्या लिखा है स्टेटमेंट में, लेट x बी द सेट ऑफ कंसिस्टिंग ऑफ 20 पॉजिटिव इंटीजर। 20 पॉजिटिव इंटीजर हमें गिवन है, याद रखना पॉजिटिव इंटीजर है 20। कौन कौन से हैं वो, n+2 n+4 एंड सो ऑन सो फोर्थ अप टू n+38, यानी 2 ऐड होते जा रहे हैं n से शुरू करके n+38 तक। हमने क्या करना है, हमने द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ n फॉर विच, सबसे छोटी वैल्यू लेनी है n की, बतानी है एनी 3 नंबर्स, 3 नंबर कोई भी हो a b या c, इसी सेट में से लेने 20 पॉजिटिव इंटीजर में से, नॉट नेसेसरली डिस्टिंक्ट, मतलब रिपीट भी हो सकता है कोई नंबर, और उनसे क्या बनना चाहिए abc से, फॉर्म द साइड्स ऑफ एन एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल बननी चाहिए। एक्यूट एंगल ट्रायंगल पता है, जिसमें तीनों एंगल 90 से कम होते हैं, वो ट्रायंगल जो है एक्यूट एंगल ट्रायंगल होती है। और कोई भी दो साइड सेम हो सकती हैं, पहली चीज, क्योंकि नॉट नेसेसरली रियल लिखा है, डिस्टिंक्ट लिखा है, क्योंकि जो तीनों एबीसी हैं इनमें कोई भी एक साइड रिपीट हो सकती है। तो फॉर एन एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल, ये सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है जिसका हमें ध्यान रखना है क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त, कि जो भी हम एक्यूट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे उसमें क्या कंडीशन है, क्या ऐसी कौन सी इंपॉर्टेंट कंडीशन है जो सेटिस्फाई करनी जरूरी है। तो वो है दो साइड्स के स्क्वायर का सम। मान लो कोई भी दो साइड्स हैं, मैं मान लेता हूं a² + b²। दो साइड्स के स्क्वायर का सम जो है दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द थर्ड साइड, a + b² a² + b² सॉरी इज ग्रेटर देन c²। ये कंडीशन जो है सेटिस्फाई होनी चाहिए अगर ABC एक इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड्स हैं। तो अब नेचुरल है a² और b² दो छोटी साइड्स हैं, और जो ग्रेटर देन c² है ये सबसे बड़ी साइड है। तो मैं इसको आप लैंग्वेज में भी समझ सकते हैं कि सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू स्मॉल साइड्स मस्ट बी ग्रेटर देन द स्क्वायर ऑफ द थर्ड साइड। दो छोटी साइड्स के स्क्वायर का सम तीसरी साइड के स्क्वायर से ज्यादा होना चाहिए। तो लेट कर लेते हैं, देखिए स्मॉलेस्ट साइड ऑफ द ट्रायंगल मान लो n, क्योंकि सबसे छोटा नंबर n है तो स्मॉलेस्ट साइड हमने n मान ली। दूसरी साइड भी n मान लेते हैं, यानी a और b दोनों को हमने n ले लिया, क्योंकि रिपीट हो सकता है हमने बोला था, क्योंकि सबसे छोटी लेनी है तो छोटी ले ली। और लार्जेस्ट जो सबसे बड़ी साइड पॉसिबल है, मतलब क्योंकि इन्हीं 20 इंटीजर में से लेनी है n से n+38 तक, तो ये नंबर सबसे बड़ा है, इसी को मान लेते हैं ये लार्जेस्ट साइड है n+38। तो इस तीनों साइड से n और n+38 से एक्यूट एंगल ट्रायंगल बनाने की कोशिश करते हैं और देखते हैं n की मिनिमम वैल्यू, सबसे छोटी वैल्यू क्या आएगी। स्मॉलेस्ट बतानी ना, तो ये कंडीशन के अकॉर्डिंग
दो स्मॉलेस्ट साइड्स के स्क्वायर यानी n स्क्वायर और n स्क्वायर, इनका सम ग्रेटर होना चाहिए लार्जेस्ट साइड n प्लस 38 के स्क्वायर से। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करना है और इसको सिंप्लीफाई करके जो भी n की वैल्यू आएगी वो हमारा आंसर हो जाएगा यहां पर। तो देखते हैं n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर एज इट इज रहने देते हैं। अभी इसको ये होल स्क्वायर ओपन कर लेते हैं। होल स्क्वायर ओपन करने के लिए आपको पता है यहाँ a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लगा दो, n स्क्वायर प्लस 38 स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 76n। तो एक n स्क्वायर से एक n स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्या बच रहा है n स्क्वायर। ये जो प्लस का 76n है मैं इसको इधर ले आऊं, माइनस का 76n बन जाएगा और यहां बच जाएगा ग्रेटर देन 38 स्क्वायर। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, यहां पर होल स्क्वायर देखिए परफेक्ट स्क्वायर टर्म है, तो यहां लेफ्ट साइड को भी परफेक्ट स्क्वायर बना लेते हैं। कैसे बनाएंगे, इस टर्म को परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो बाय यूजिंग द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। कंप्लीटिंग द स्क्वायर एक टेक्निक होती है जिससे हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं। कैसे, ये स्क्वायर टर्म है और ये सिंगल वेरिएबल है जिसकी पावर 1 है, यानी जो हमारी जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है आपने पढ़ी भी हुई है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जो ये होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसमें जो कोफिशिएंट ऑफ x होता है, जैसे हमारे यहां पर n है, इसके कोफिशिएंट का हाफ यानी ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। जो फॉर्मूला है वो बता रहा हूं, ऐड कंप्लीटिंग द स्क्वायर का फॉर्मूला, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट हाफ कोफिशिएंट ऑफ x और उसका होल स्क्वायर। यानी जो भी x का कोफिशिएंट है, जैसे यहां पर n का जो कोफिशिएंट है वो कितना है 76, उसका हाफ करना है। 76 का हाफ करेंगे कितना आ जाएगा 38 और उसका स्क्वायर करना है 38 स्क्वायर। यानी अगर मैं 38 स्क्वायर इसी में ऐड कर दूं और सब्ट्रैक्ट कर दूं तो ये जो लेफ्ट साइड है मेरी ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगी। तो ये फॉर्मूला यूज कर लिया मैंने, मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर, और स्क्वायर कंप्लीट कर रहे हैं। देखिए n स्क्वायर माइनस 76n प्लस क्या करना है, एड एंड सब्ट्रैक्ट हाफ कोफिशिएंट ऑफ x यानी 76 का हाफ 38, ये स्क्वायर इसका एक बार ऐड कर दिया और माइनस 38 स्क्वायर यही सब्ट्रैक्ट कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा। इज ग्रेटर देन, राइट साइड सेम रखनी है 38 स्क्वायर। क्या होगा देखिए, अब जो ये पहली तीन टर्म है ये इनसे मिलकर तो बन रहा है n माइनस 38 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो गया ना। ये जो माइनस का 38 स्क्वायर बचा है ये उधर चला जाएगा राइट साइड में, 38 स्क्वायर प्लस 38 स्क्वायर, साइन चेंज हो जाएगा ना इसका, माइनस का इधर जाके प्लस हो जाएगा। तो ये आ गया n माइनस 38 होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन, ये ऐड होंगे दोनों 2 टाइम्स हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ 38 स्क्वायर, स्क्वायर इधर जाके रूट बन जाएगा, n माइनस 38 इज ग्रेटर देन रूट 2 और 38 का स्क्वायर, रूट सिर्फ 38 रह जाएगा यहां पर, और ये माइनस का 38 भी अगर मैं उधर ले जाऊं तो क्या बन जाएगा, n इज ग्रेटर देन 38 रूट 2 प्लस 38, क्योंकि माइनस का 38 था, साइन इधर जाके प्लस का बन गया। n इज ग्रेटर देन, दोनों में से 38 कॉमन ले सकते हैं, क्या आ जाएगा रूट 2 प्लस 1। n इज ग्रेटर देन 38 इंटू रूट 2 प्लस 1 कितना होता है, रूट 2 की वैल्यू 1.414 होती है, 1.4 ले लेते हैं सिंपल पहले। तो n ग्रेटर देन 38 मल्टीप्लाई 1.4 प्लस 1 2.4, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे आप तो क्या आ जाएगा 91.7 समथिंग आएगा। यानी जो n की वैल्यू है वो 91.7 से बड़ी होनी चाहिए। अब हमने क्या करना है, इंटीजर लेने हैं, n हमें गिवन था, पॉजिटिव इंटीजर है और इंटीजर फ्रैक्शन में हो नहीं सकते, तो इससे इमीडिएटली बड़ा नेक्स्ट जो पॉजिटिव इंटीजर होगा वो कौन सा होगा, स्मॉलेस्ट, दैट मस्ट बी 92, क्योंकि आपको पता है IOQM के क्वेश्चंस हैं, जो भी क्वेश्चन का आंसर आएगा वो एक 2 डिजिट नंबर होगा, यानी 1 से 99 के बीच में। तो 91.7 डेसिमल में तो वैसे ही नहीं आ सकता, और इंटीजर हमें गिवन था स्टेटमेंट में, हमने नेक्स्ट पॉजिटिव इंटीजर उसकी वैल्यू ले ली 92, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बन गया 92। देखिए क्या लिखा है, लेट f बी ए फंक्शन r टू r, मतलब रियल नंबर से रियल नंबर तक एक फंक्शन डिफाइंड है, f बी ए फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर।
और इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, ये कंडीशन गिवन है which satisfies this condition 4 times f of 3 minus x plus 3 times fx is equal to x square for any x belongs to r, कोई भी रियल नंबर है x। हमें वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है f27 माइनस f25 की टू द नियरेस्ट इंटीजर के इंटीजर में वैल्यू आनी चाहिए। तो देखते हैं सॉल्व करके क्या करेंगे। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी हमारे पास फंक्शंस होते हैं, हम फंक्शंस चैप्टर की बात करते हैं, फंक्शंस की प्रॉपर्टीज के बारे में जरूर पता होना चाहिए। तो थोड़ा सा आपको बताएंगे पहले। जैसे देखिए हमारे पास ये इनिशियली कंडीशन गिवन है कि हमारे पास जो फंक्शन गिवन है रियल नंबर टू रियल नंबर, वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। तो फंक्शन की ये प्रॉपर्टी है कि हम वेरिएबल को चेंज कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, वेरिएबल को चेंज कर सकते हैं। आई एम रिपीटिंग। तो मैं यहां क्या कर रहा हूं, मैं चेंज कर रहा हूं थोड़ा सा। मैं एक्चुअली x को रिप्लेस कर रहा हूं 3 माइनस एक्स से, या आप कभी एक दूसरे को इंटरचेंज कर रहे हैं, कुछ भी कह सकते हैं। तो मैं सिंपली लिख रहा हूं पुट x एस 3 माइनस एक्स, यानी मैंने एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल से रिप्लेस कर दिया। दो ही थे ना हमारे पास फंक्शन, यहां एक 3 माइनस एक्स का फंक्शन था और एक x का था। तो मैंने x को 3 माइनस एक्स से रिप्लेस कर दिया, यानी जहां जहां x है स्टेटमेंट में, वहां पर अब हम 3 माइनस एक्स लिख देंगे। तो क्या होगा, 4 टाइम्स ऑफ f इंटू, यहां सिर्फ x बच जाएगा, प्लस 3 टाइम्स यहां पर 3 माइनस एक्स हो जाएगा, और यहां पर भी 3 माइनस एक्स हो जाएगा। तो ये होल स्क्वायर भी आना है। इक्वेशन नंबर 1 हो गई मेरी, और ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। ठीक है। तो ये इसको अगर आप देखें तो ये दो इक्वेशन बन गई मेरे पास, जिसमें दो वेरिएबल हैं, एक एफ एक्स और एक एफ ऑफ 3 माइनस एक्स। ठीक है। इनको सॉल्व करना है हमने। तो जैसे हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल सिंप्लीफाई करते हैं, उस तरह से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इसको क्या करेंगे, देखिए ये एफ ऑफ 3 माइनस एक्स है, इसका कोफिशिएंट यहां पे 4 है, और यहां पर भी एफ ऑफ 3 माइनस एक्स है, इसका कोफिशिएंट यहां पर 3 है। तो एक को 3 से मल्टीप्लाई, इसको, और इसको 4 से मल्टीप्लाई, क्या होगा, यहां भी 12 हो जाएगा, यहां भी 12 हो जाएगा, और जब माइनस करेंगे तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो यही करना है। फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई किया, दूसरी को 4 से। आप एफ एक्स का भी देख के कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर सेम आने वाला है। तो देखिए शुरू कर रहे हैं। क्या करना है, 3 से मल्टीप्लाई करना है इक्वेशन 1 को। क्या आएगा, हमारे पास आ जाएगा 12 एफ ऑफ 3 माइनस एक्स प्लस 3 को 3 से करेंगे 9 एफ एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर, और यहां पर 4 इंटू 4 16 एफ ऑफ एक्स प्लस 12 एफ ऑफ 3 माइनस एक्स इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ 3 माइनस एक्स होल स्क्वायर। इन दोनों इक्वेशंस को माइनस कर देना आपने। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे आपको पता है साइन चेंज होंगे, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये भी नेगेटिव हो जाएगा, ये भी नेगेटिव हो जाएगा। तो ये 12 एफ ऑफ 3 माइनस एक्स प्लस का है टर्म, और ये 12 एफ ऑफ 3 माइनस एक्स माइनस का है। तो जब माइनस करेंगे तो ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे। तो ये 9 और ये 16 माइनस के, तो ये -7 एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स 3 माइनस एक्स होल स्क्वायर, ये बचेगा। ये माइनस साइन अगर मैं उधर ले जाऊं, पूरा का पूरा 7 ही ले जाता हूं डिनोमिनेटर में, तो ये भी चेंज हो जाएंगे। ये हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ 3 माइनस एक्स होल स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर। नेगेटिव वाली टर्म पॉजिटिव बन गई, पॉजिटिव नेगेटिव बन गई। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि -7 था, हम डिनोमिनेटर में 7 लिख रहे हैं, तो माइनस से मल्टीप्लाई हो गया। तो ये हमारे पास जो यहां पर निकल के आ गई है, ये वैल्यू है एफ एक्स की। ठीक है। और हमें क्या निकालना है, हमें जो वैल्यू निकालने के लिए बोली गई है वो है एफ ऑफ 27 माइनस एफ ऑफ 25। यानी हमने इस एफ एक्स के अंदर जो ये हमारी इक्वेशन 3 आ गई है, एक बार एक्स के प्लेस पे 27 और एक बार 25, और दोनों को माइनस करना है। तो साथ की साथ करते चलेंगे। देखिए एफ ऑफ 27 माइनस एफ ऑफ 25, थोड़ा सा ध्यान रखना है आपने। पहले मैं x के प्लेस पे जो फर्स्ट टर्म है इसको लेके चल रहा हूं, 4 3 माइनस एक्स होल स्क्वायर, x के प्लेस पे 27 लिख रहा हूं, तो ये आ जाएगा 4 माइनस 3 माइनस 27 कितना होगा, -24 होल स्क्वायर। और अब मैं यहां पर 25 लिख रहा हूं। जब 25 लिखूंगा तो क्या आएगा, माइनस करो ना, साथ माइनस भी कर लेंगे, 4 3 माइनस 25, तो ये आ जाएगा -22 का स्क्वायर। ठीक होगी बात। एक तो ये टर्म हो गई पहली। दूसरी टर्म की बात करेंगे, माइनस साइन बीच में ले लेते हैं।
3 टाइम्स ऑफ एक्स के प्लेस पे पहले पुट करेंगे 27 स्क्वायर माइनस 3 और फिर एक्स के प्लेस पे पुट करेंगे 25 होल स्क्वायर। ध्यान रखना ये माइनस इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि बीच में यहां माइनस है, F27 माइनस F25 और डिवाइड बाय 7 है ये। अब इसको सॉल्व करना है हमने। देखिए ये भी 4 है, ये भी 4 है, दोनों में से 4 कॉमन ले लो तो क्या हो गया -24 का स्क्वायर और -22 का स्क्वायर, एक ही होगी टर्म माइनस, इन दोनों में से 3 कॉमन ले लो। कैलकुलेशन को बड़े आसान तरीके से करना है, मुश्किल नहीं करना। 27 स्क्वायर माइनस 25 स्क्वायर डिवाइड बाय 7। आप इजीली देख सकते हैं यहां पर भी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है, यहां पर भी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है। तो a प्लस बी ए माइनस बी लगा देंगे तो क्या होगा, देखिए -24 है, यहां भी -22 है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, तो a प्लस बी जब करेंगे तो 24 प्लस 22 कितना हो गया, 24 प्लस 22 46, और जब a माइनस बी करूंगा तो 24 माइनस 22 2, यानी पहली टर्म देखिए सॉल्व हुई, कितनी छोटी सी बन गई, -3 टाइम्स ऑफ, इसमें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाएंगे तो a प्लस बी 27 प्लस 25 कितना हो गया 52, और a माइनस बी 27 माइनस 25 कितना हो गया 2 और डिवाइड बाय 7। तो देखिए बहुत छोटी सी कैलकुलेशन होगी हमारी। अब 20 जो ये 46 है, मुझे इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, 46 का डबल कर देना है, यानी कि 92 हो गया सीधा सीधा। 92 को जब 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो आ जाएगा 368 माइनस 52 का डबल, 52 मल्टीप्लाई 2 करना 104, और 104 को जब 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 312 डिवाइड बाय 7। अब 368 में से 312 आपको माइनस करना है, तो 300 में से 300 चले गए, 68 में से 12 घटाने हैं, यानी कि सीधा सीधा 56 बच रहा है बटे में 7, और इसको कर देंगे आंसर तो 8। तो 8 आंसर आ जाएगा, और क्योंकि आपने IOQM का क्वेश्चन है 2 डिजिट में आंसर आना है तो 08 इसको आपको आंसर को लिखना है। तो जो पूछा गया था नियरेस्ट इंटीजर, उसकी जरूरत ही नहीं पड़ी, परफेक्ट इंटीजर आंसर आ गया 08। स्टेटमेंट है कंसीडर एन आइसोसेलेस ट्रायंगल एबीसी। आइसोसेलेस ट्रायंगल दे रखी है एबीसी, जिसकी हमें तीनों साइड्स पता है, बीसी 30 है और जो दो इक्वल साइड्स हैं वो 20 है, और फिर क्या रखा है डी विद द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट ए टू बीसी, मतलब परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, मिड पॉइंट गिवन है उसका हमें, और पीक्यू जो है वो एक कोड है सर्कम सर्कल ऑफ ट्रायंगल एबीसी। तो हमें दो चीजें चाहिए, एक तो सर्कम सर्कल ट्रायंगल एबीसी का और ट्रायंगल एबीसी आइसोसेलेस। तो देखिए सर्कम सर्कल के लिए हम पहले क्या करते हैं, सबसे पहले सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। मान लीजिए मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया यहां पर इस तरह से, ठीक है, राइट। इसके अंदर अब हम आइसोसेलेस ट्रायंगल ड्रॉ कर लेंगे। आइसोसेलेस ट्रायंगल आपको पता है दो साइड्स इक्वल है, मैं मान लेता हूं से दिस इज ए बी और सी। हमें जो गिवन है बीसी लॉन्गेस्ट साइड वो 30 है, और सीए और ए बी जो है वो 20 दे रखी है, ये 20 है, ये भी 20 है, ठीक है। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है पॉइंट ए से बीसी पर, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया हमने ए से बीसी पर, और ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर हो गया हमारा डी। आपको पता है जब आइसोसेलेस ट्रायंगल होती है तो जो हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं वो मीडियन भी होता है। मीडियन और परपेंडिकुलर यानी एल्टीट्यूड जो है आइसोसेलेस ट्रायंगल के सेम होते हैं। तो अगर ये मीडियन है एडी तो इसका मतलब क्या हुआ, ये अपोजिट साइड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, मतलब ये साइड भी 15 हो जाएगी, ये साइड भी 15 हो जाएगी। आगे दिया हुआ है हमें पीक्यू भी है कोड ऑफ द सर्कल। इस सर्कल की जो हमने बनाया है सर्कम सर्कल ट्रायंगल एबीसी का, इसकी एक कोड बनानी है पीक्यू सच दैट एम लाइज ऑन पीक्यू एंड पीक्यू पैरेलल बीसी। हमने इसकी एक कोड ड्रॉ करनी है, बीसी के पैरेलल है, कंडीशन है बीसी के पैरेलल होनी चाहिए, ये वाली कंडीशन ध्यान रखनी है। तो हम क्या कर रहे हैं, देखिए मैं यहां से कोड ड्रॉ कर लेता हूं, ये 20 थोड़ा सा ऊपर लिख देंगे, यहां लिख देंगे 20, ये P है, ये क्या है, ये मैंने कोड ड्रॉ कर ली, बीसी के पैरेलल है,
और ये मान लेंगे ये मिड पॉइंट एम से पास करती है, ठीक है। तो देखिए मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ी आपने। मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है कि अगर कोई भी ट्रायंगल के हम पैरेलल ड्रॉ करते हैं, एक लाइन जैसे बीसी है, बेस बीसी, इसके पैरेलल पीक्यू ड्रॉ करी, और तो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम ये कहता है कि जो दो साइड्स हैं, जिन दो साइड्स के ऊपर ये जो कोड हमने या पैरेलल लाइन ड्रॉ करी है ये कट करेगी, ये उनको भी बाइसेक्ट करेगा दो इक्वल पार्ट्स में, यानी ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10। और मिड पॉइंट थ्योरम ये भी कहती है कि अगर मैं इसका कुछ नाम रख दूं इन दोनों पॉइंट्स का, मान लो मैं रख देता हूं आर एस, तो आर एस इज इक्वल टू हाफ ऑफ बीसी होगा बाय मिड पॉइंट थ्योरम। और बीसी टोटल है 30, तो इसका मतलब आर एस कितना हो गया, आर एस हो गया जी 15, राइट। अब हमें टोटल लेंथ पी क्यू की फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है, फाइंड द लेंथ ऑफ पी क्यू। पी क्यू की लेंथ फाइंड आउट करने के लिए हमें तीन चीजें चाहिए। एक तो आर एस जो हमने पता चल गया पहले से ही, 30 का हाफ 15 हो गया। अब बचा ये पी आर, ये फाइंड आउट करना है, और ये एस क्यू, ये फाइंड आउट करना है। अब ये दोनों पी आर और एस क्यू जो है मैं इक्वल लिख रहा हूं। कैसे इक्वल लिख रहा हूं, कॉन्ग्रुएंसी की प्रॉपर्टी यूज करेंगे। हमें स्टेटमेंट में गिवन है एम मिड पॉइंट है, तो हम क्या करेंगे, ये और ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। करके नहीं दिखा रहा हूं, सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूं, आपने खुद करना है। ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे और फिर लिखेंगे बाय सीपीसीटी की एम आर और एम एस इक्वल है। फिर पी एम में से एम आर माइनस करेंगे और एम क्यू में से एम एस माइनस करेंगे, तो पी आर और एस क्यू इक्वल बच जाएंगे, क्योंकि यूक्लिड ने कहा था when equals are subtracted from equal the results are equal। ठीक है, तो हमने मान लिया यहां पर सिमेट्री के अकॉर्डिंग या कॉन्ग्रुएंसी से आप ये प्रूव कर लेंगे कि पी आर और एस क्यू इक्वल है, और मैं इन दोनों को एक्स मान लेता हूं। यानी अब हमें अगर पी क्यू की लेंथ फाइंड आउट करनी है तो सिर्फ इस एक्स की वैल्यू पता होनी जरूरी है। अगर ये एक्स की वैल्यू पता चल गई तो एक्स प्लस एक्स और प्लस 15 आंसर आ जाएगा। अब हम यूज करेंगे यहां पर प्रॉपर्टी एक और सर्कल की, प्रॉपर्टी ऑफ सर्कल, जिसको बोलते हैं प्रॉपर्टी ऑफ पावर ऑफ ए पॉइंट भी बोलते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ पावर ऑफ ए पॉइंट भी बोलते हैं। पढ़ी हुई है आपने 9th-10th क्लास में, नहीं पढ़ी हुई बता देता हूं, रिवाइज करने के लिए बता देता हूं। क्या थी प्रॉपर्टी, ये थी कि कोई भी सर्कल है और उसके अंदर कोई दो कोड ड्रॉ कर रखी है। मान लो ये दो कोड ड्रॉ कर रखी हैं, ए बी और ये सी डी, और ये किसी पॉइंट पी पर कट करती हैं आपस में। तो पावर ऑफ ए पॉइंट की जो प्रॉपर्टी है वो ये कहती है कि इस पार्ट का प्रोडक्ट और इस पार्ट का, यानी सीपी मल्टीप्लाई पीडी जो है, सीपी मल्टीप्लाई पीडी जो है दैट इज इक्वल टू जो दूसरी कोड है ये एपी मल्टीप्लाई पीबी के इक्वल होता है। ये जो प्रॉपर्टी है इसको हम बोलते हैं प्रॉपर्टी ऑफ पावर ऑफ ए पॉइंट। यानी जब भी दो कोड सर्कल के अंदर एक दूसरे को कट करेंगी तो उनके जो प्रोडक्ट होंगे पार्ट्स के, यानी सीपी का मल्टीप्लाई पीडी का और एपी का मल्टीप्लाई पीबी का, वो इक्वल आएंगे। यही प्रॉपर्टी हमने यहां यूज करनी है अपने इस क्वेश्चन में। ये रेफरेंस के लिए मैंने आपके बना दिया है। इसमें दो कोड कौन कौन सी कंसिडर करेंगे आप देखिए। मान लो मैं एक तो कोड ले लेता हूं ये ए बी, ये भी तो कोड है, और एक कोड ले लेता हूं ये पूरी पी क्यू, और ये कह देते हैं कि ये पॉइंट आर पे कट कर रहे हैं। तो पावर ऑफ ए पॉइंट प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ए बी जो कोड थी उसके दो पार्ट कौन कौन से हैं, ए आर और बी आर, ए आर मल्टीप्लाई बी आर किसके इक्वल होना चाहिए, जो दूसरी कोड हमने ली थी पी क्यू। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, आर। तो पी क्यू कोड के दो पार्ट कौन कौन से बने, एक तो पी आर और एक पूरा क्यू आर। तो पी आर मल्टीप्लाई क्यू आर, वैल्यू पुट करनी है आप सिर्फ, बस आंसर आ जाएगा। देखिए ए आर की वैल्यू है 10, बी आर की वैल्यू वो भी 10, पी आर की वैल्यू x, क्यू आर की वैल्यू, क्यू आर यहां से यहां तक है आर एस 15 और प्लस x, टोटल क्यू आर बनेगा 15 प्लस x। तो यहां लिख देंगे 15 प्लस x। तो ये क्या आ गया, 100 इज इक्वल टू 15x प्लस एक्स स्क्वायर।
तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई आपकी एक्स स्क्वायर प्लस 15x प्लस का 100 उधर जाके माइनस का 100 इक्वल टू 0। फैक्टर कर सकते हैं आप इसके, फैक्टराइजेशन आपको आता है, मिडिल पार्ट होता है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म यूज करके। तो कौन कौन से फैक्टर बनेंगे, 20 और 5, x प्लस 20 और x माइनस 5 इक्वल टू 0। तो यहां से देखिए x प्लस 20 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू माइनस 20, ये तो रिजेक्ट हो जाएगा। क्यों रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि x जो है वो लेंथ ऑफ कोड है, वो कभी नेगेटिव हो नहीं सकती। तो इसका मतलब यहां से वैल्यू क्या है x की, 5। तो देखिए हमें जो वैल्यू निकालने के लिए कहा गया था वो था पी क्यू। जो हमारा पी क्यू है वो तीन चीजों से मिलकर बना है, पी आर, एक आर एस और एक एस क्यू, यानी पी आर प्लस आर एस प्लस एस क्यू। पी आर हमारा x है, आर एस 15 है और एस क्यू भी x है। x की वैल्यू हमने अभी निकाली है 5, तो 5 प्लस 15 प्लस 5 कितना हो गया, 15 प्लस 10 20। तो पी क्यू जो हमसे पूछा गया था, फाइंड द लेंथ ऑफ पी क्यू, दैट कम्स आउट टू बी 20। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका 20। स्टेटमेंट में क्या लिखा, P एंड Q बी टू डिजिट नंबर्स, 2 डिजिट के नंबर हैं P और Q। मतलब 2 डिजिट समझते हैं, 10 से लेके 99 के बीच के 2 नंबर हैं P और Q। सिर्फ अभी यहीं तक की बात कर रहे हैं। और ये भी कंडीशन में लिखा है नाइदर ऑफ विच आर डिविजिबल बाय 10। दोनों 10 से डिविजिबल नहीं है, मतलब 10 भी नहीं लेना हमने, 11 से लेके 99 तक के बीच के नंबर 2 P और Q सपोज करने हैं। अब 11 से 99 के बीच में आप कहेंगे भी बहुत सारे नंबर हो सकते हैं, तो हाँ बिल्कुल हो सकते हैं 11 से 99 के बीच में। तो हम क्या करेंगे, हम P और Q को जनरल सपोज कर लेंगे कि मान लेंगे 2 डिजिट नंबर है कोई AB और ये है कोई CD। ठीक है, A और B 2 डिजिट हो गए, यहां C और D 2 डिजिट हो गए। ये थी फर्स्ट लाइन स्टेटमेंट की। लेट P एंड Q बी 2 डिजिट नंबर्स नाइदर ऑफ विच आर डिविजिबल बाय 10। और ये जो AB और CD हैं ये 2 डिजिट नंबर हैं और ये 11 से 99 तक इनके बीच की वैल्यू कोई भी हो सकती है। हम लिख भी सकते हैं यहां पर कि 11 लेस देन इक्वल टू P Q लेस देन इक्वल टू 99, ये हमें दिया हुआ है फर्स्ट लाइन में। अब बात करेंगे सेकंड लाइन स्टेटमेंट की। क्या लिखा है, R बी द 4 डिजिट नंबर। अब जो R है वो एक 4 डिजिट नंबर है। अब 4 डिजिट नंबर, तो 4 डिजिट नंबर तो कैसे बनेंगे, देखिए लिखा है बाय पुटिंग द डिजिट्स ऑफ P फॉलोइंग बाय द डिजिट्स ऑफ Q इन ऑर्डर। मतलब पहले P के डिजिट लिखने हैं और फिर Q के डिजिट लिखने हैं। तो 2 डिजिट P के आएंगे, 2 डिजिट Q के आएंगे, 4 डिजिट नंबर बन जाएगा। यानी जो R नंबर बनेगा मेरे पास वो क्या बनेगा, P के 2 डिजिट कौन कौन से थे, A और B, AB। Q के 2 डिजिट कौन से थे, C और D, यानी CD। तो जो 4 डिजिट नंबर बना R वो क्या हो गया, ABCD या PQ आप कह सकते हैं। ये हो गया यहां तक स्टेटमेंट। अभी तक जो जो गिवन है हमने वो लिखा है, सिर्फ क्वेश्चन शुरू नहीं किया अभी सिर्फ स्टेटमेंट को समझा है, दे क्या रखा है। अब करेंगे आगे, कहता है एस P एंड Q वेरी, मतलब चेंज होती जाएंगी, पता नहीं 11 से 99 के बीच में है, कोई भी वैल्यू आ सकती है। एक कंप्यूटर प्रिंट्स R ऑन द स्क्रीन इफ GCD PQ इक्वल टू 1। एक कंडीशन ये भी गिवन है कि 11 से 99 के बीच में हमें P और Q जो लेने हैं वो इस तरह से लेने हैं कि उनका GCD 1 हो, मतलब P एंड Q आर को प्राइम। कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, कोई भी कॉमन फैक्टर कोई भी P और Q में नहीं होना चाहिए, उसका GCD 1 है। इस कंडीशन को ध्यान में रख के चलना है। तो यहां तक की बात क्लियर होगी। आगे कह रहा है P प्लस Q डिवाइड्स R। R हमने लिखा था 4 डिजिट नंबर, P प्लस Q डिवाइड्स R। P प्लस Q जो है वो R को डिवाइड करता है, ये भी दे रखा है। अब लास्ट लाइन जो है स्टेटमेंट की वही, वो कह रहा है सपोज दैट द लार्जेस्ट नंबर दैट इज प्रिंटेड बाय द कंप्यूटर इज n, डिटरमाइन द नंबर फाउंड बाय द लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ द n इन द सेम ऑर्डर। यानी अगर कोई नंबर कंप्यूटर ने प्रिंट किया, मान लो R ही प्रिंट कर दिया जो P और Q से मिलकर बना था, तो जो 4 डिजिट नंबर बनेगा हमें वो नंबर पहली बात लार्जेस्ट लेना है,
पी और क्यू की वैल्यू के अकॉर्डिंग, और उस लार्जेस्ट नंबर के जो 4 डिजिट नंबर आएगा, लास्ट के 2 डिजिट बताने हैं, वो हमारा आंसर होगा। क्योंकि आपको पता है नंबर हमेशा आंसर जो है वो 2 डिजिट नंबर आएगा। तो कंडीशन ये मेन है हमारे पास कि P प्लस क्यू डिवाइड्स आर, इसको लेके चलेंगे साथ में, P प्लस क्यू डिवाइड्स आर। P प्लस क्यू डिवाइड्स आर को मैं लिख दूंगा यहां पर, आर की वैल्यू ABCD थी। P प्लस क्यू डिवाइड्स, अब 2 डिजिट AB हैं और 2 डिजिट C और D हैं, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं AB मल्टीप्लाई 100 प्लस CD। एग्जाम्पल के लिए देता हूं, जैसे मान लो कोई 4 डिजिट नंबर है मेरे पास 1 2 3 4, तो मैं क्या करूंगा, मान लो पहले 2 डिजिट ये और 2 डिजिट ये, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं 12 मल्टीप्लाई 100 प्लस 34, यानी 1200 प्लस 34, 1234 बन जाता ना ये। तो हमने इसी 4 डिजिट नंबर को इस फॉर्म में स्प्लिट करके लिखा है। तो ये बन गया है P प्लस क्यू डिवाइड्स, AB की जगह AB की वैल्यू क्या थी, P, CD की जगह CD की वैल्यू क्या थी, Q, तो ये बन गया 100P प्लस Q, यानी P प्लस क्यू डिवाइड्स 100P प्लस Q। अब जो 100P है इसको भी हम 2 टुकड़ों में तोड़ सकते हैं, कैसे, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं P प्लस क्यू डिवाइड्स 99P प्लस P, 99 प्लस P 100P हो गया, और प्लस ये वाला Q बाद में लिखा हुआ है एज इट इज। तो मैंने इसको ब्रेक कर लिया 100P प्लस Q को 99P प्लस P प्लस Q की फॉर्म में। अब P प्लस Q से डिविजिबल है, तो हम लिख देंगे अब P प्लस क्यू डिवाइड्स 99P, यानी अब सिर्फ इसको डिवाइड करना बाकी रह गया, P प्लस क्यू डिवाइड्स 99P। अब P प्लस क्यू 99P को डिवाइड कब करेगा, अब हमें इस कंडीशन को यूज करना है जो दे रखी थी हमें कि P और Q का जो GCD है वो 1 है, तो P और Q को प्राइम है। तो को प्राइम नंबर की प्रॉपर्टी है, अगर 2 नंबर का GCD 1 है तो उनका जो सम होगा P प्लस Q और P वो भी को प्राइम होगा, यानी P प्लस Q और P का जो GCD है वो भी 1 होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, P प्लस क्यू डिवाइड्स 99, क्योंकि P हटा देंगे यहां से, P को तो डिवाइड करेगा नहीं वो, क्योंकि ये दोनों तो को प्राइम है, कॉमन फैक्टर 1 आ गया। अब मुझे पता है P और Q 2 नंबर हैं, उन दोनों का सम 99 को डिवाइड करेगा। वो डिवाइड कब करेगा, जब उन दोनों का सम 99 के इक्वल होगा या 99 का कोई मल्टीपल होगा। तो हम मान लेते हैं P और Q का जो सम है P प्लस Q, ये कम से कम 99 तो होना ही चाहिए। अब ये 99 कब होगा, कम से कम क्यों लिया हमने, क्योंकि स्टेटमेंट में मेंशन है कि P और Q की जो वैल्यू है वो 11 से लेकर 99 के बीच आएगी। तो P और Q का जो सम है वो 99 है। अब दोनों 2 डिजिट नंबर है, तो 2 डिजिट नंबर आपको पता 10 से शुरू हो जाते हैं, तो P प्लस Q जो है, अगर P को मैं 10 मान लूं तो Q क्या आएगा 10 और 89, तभी दोनों का सम 99 बनेगा, 10 प्लस 89 99। तो ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है मेरे पास, 10 और 89 हम ले सकते हैं P और Q की वैल्यू, बट कंडीशन गिवन है। क्या गिवन है, दोनों में से कोई भी नंबर 10 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए। तो ये तो 10 से डिविजिबल आ गया नहीं यहां पर, तो पहला केस रिजेक्टेड हो गया, भाई ये दोनों नंबर आप नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि दोनों नंबर 10 से डिवाइड नहीं होने चाहिए, ये तो 10 आ गया। अगली पॉसिबिलिटी क्या बनेगी, मैं यहां से एक बढ़ा देता हूं 11 कर देता हूं, यहां से एक कम कर देता हूं 88, ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, इन दोनों का सम भी 99 है। अब क्या ये वैल्यू पॉसिबल है P और Q की, नहीं, ये भी पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि साफ साफ लिखा है P और Q को प्राइम है, कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, इनमें तो 11 कॉमन है, तो ये भी कट गया। अब क्या करता हूं, फिर यहां पर एक बढ़ा देता हूं, यहां से एक कम कर देता हूं, लो जी, फिर 99 बन गया, 12 प्लस 87 99। क्या ये पॉसिबल है पेयर, तो देखेंगे P और Q के लिए ये भी पेयर पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये दोनों नंबर 3 से डिवाइड हो रहे हैं। 3 से डिविजिबिलिटी चेक करनी आती है ना सबको, डिजिट सम 1 प्लस 2 3 आ रहा है, 8 प्लस 7 15 3 आ रहा है, 3 से डिवाइड हो रहा है, 15 भी 3 भी, तो इन दोनों का कॉमन फैक्टर 3 आ गया। मतलब हमारी कंडीशन जो है GCD कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए, यहां तो 3 आ गया, तो ये भी रिजेक्ट हो गया। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी 12 के बाद इसमें से एक प्लस कर दो 13 और इसमें से एक कम कर दो 86, तो ये एक पेयर पॉसिबल है 13 और 86, इन दोनों का सम भी 99 है। तो अब चेक करो क्या 13 और 86 में कुछ कॉमन है, कुछ कॉमन नहीं है, यानी
13 और 86 का जीसीडी जो है कॉमन फैक्टर वो 1 है, दोनों को प्राइम नंबर है। अब इनसे हमने दो नंबर बनते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं पी कौन सा है क्यू कौन सा है। मान लो ये पी है, ये क्या हुआ है, तो पी क्यू बन जाएगा 1386। अब कुछ बच्चे कहेंगे जी हम तो 86 को पी मानेंगे और 13 को क्यू मानेंगे। हाँ मान सकते हो, तो नंबर बनेगा 8613। अब स्टेटमेंट में गिवन था लार्जेस्ट नंबर बनाना, तो 1386 और 8613 में ये रिजेक्ट हो गया, क्योंकि लार्जेस्ट तो ये वाला है 8613। 8613 अगर लार्जेस्ट नंबर है तो इस लार्जेस्ट नंबर के जो आंसर था वो लास्ट के दो डिजिट बताने थे, तो लास्ट के दो डिजिट कौन से हैं, 13, 13, तो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 13। लिखा है कंसीडर 5 पॉइंट्स इन ए प्लेन विद नो 3 ऑफ देम आर कोलिनियर। आपको 5 पॉइंट लेने हैं प्लेन में, कोई भी 5 पॉइंट लेने हैं प्लेन में, कोई भी 5 पॉइंट मैंने ये लगा लिए देखिए, और ये लिखा है कि ये कोलिनियर नहीं होने चाहिए कोई भी 3 इसमें से। तो कोलिनियर मतलब स्ट्रेट लाइन में नहीं है, अलग अलग लिख लिया हमने। आगे कह रहा है एवरी पेयर ऑफ पॉइंट्स अमंग देम इज जॉइंट, और पेयर वाइज ज्वाइन करने हैं, मतलब दो दो पॉइंट आपको, हर जो भी 2 पॉइंट का पेयर बन रहा है उसको ज्वाइन करना है। तो जैसे मान लो मैं ज्वाइन कर लेता हूं, देखिए ये ज्वाइन कर सकते हैं, ये इस तरह से ज्वाइन कर सकते हैं, ये पेयर ज्वाइन हो जाएगा, ये पेयर ज्वाइन हो जाएगा, ये ज्वाइन हो जाएगा, ऐसे ही इनके डायगोनल्स भी ज्वाइन हो जाएंगे, तो वो भी पेयर बनेंगे कोई ना कोई हमारे पास। आगे देखते हैं क्या कंडीशन है। इन हाउ मेनी वेज कैन वी कलर दीज लाइंस बाय रेड और ब्लू। मैंने देखिए रेड को रेड कलर से लिखा है, ब्लू को ब्लू कलर से लिखा है। ये जो लाइंस हमने ज्वाइन करी हैं, दो दो पॉइंट को ज्वाइन करके जो लाइनें बन रही हैं, ये कंडीशन है इनकी, या तो ये रेड लाइन से, रेड कलर से आपको ज्वाइन करनी है, या ब्लू कलर से। तो देखिए हमने जो ये 5 पॉइंट थे इनको रेड कलर से ज्वाइन कर दिया और पेंटागन बन गई। तो या तो 2 ही कलर यूज कर सकते हैं, आप ध्यान रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये, या तो रेड कलर में हो या ब्लू में हो। सो दैट नो 3 ऑफ द पॉइंट्स फॉर्म ए ट्राइंगल विद लाइंस ऑफ द सेम कलर। मतलब नो 3 ऑफ द पॉइंट्स, ट्राइंगल बनाने के लिए आपको एक ट्राइंगल बनानी है, 3 पॉइंट चाहिए। जब 3 पॉइंट को मिलाएंगे आप, ट्राइंगल बनेगी, तो 3 साइड्स आएंगी। वो कह रहा है उन 3 साइड्स में जो ट्राइंगल बनेगी, 3 ऑफ द पॉइंट्स फॉर्म ए ट्राइंगल विद द लाइंस ऑफ द सेम कलर। सेम कलर की तीनों लाइनें नहीं होनी चाहिए, मतलब ना तो तीनों साइड्स का कलर रेड होना चाहिए, ना ब्लू होना चाहिए। ऐसे हो सकता है एक रेड हो जाए 2 ब्लू हो जाए, या एक ब्लू हो जाए 2 रेड हो जाए, ये पॉसिबिलिटी है। तो मोटा मोटा स्टेटमेंट जो समझ आ रही है हमें वो ये है कि 5 पॉइंट है प्लेन में, कोलिनियर नहीं है, उनको ज्वाइन करना है रेड कलर से या ब्लू कलर से, और ज्वाइन करके सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करना है, ट्रायंगल्स बनानी है, और उन ट्रायंगल्स को गिनना है कितनी ट्रायंगल इस तरह की हम बना सकते हैं। कंडीशन है ट्रायंगल की तीनों साइड्स सेम कलर की नहीं हो सकती। तो पहला केस ले लेते हैं, मान लीजिए मैं यहां पर ये केस 1 ले लेता हूं। केस 1 में हमने 5 पॉइंट ले लिए और 5 पॉइंट से ज्वाइन कर दिया, पेंटागन बना दी। अब पेंटागन बना दी मैंने, पांचों जो साइड्स हैं वो रेड कलर से ज्वाइन कर दी। तो अब मुझे ट्रायंगल बनानी है इनकी, तो ट्रायंगल बनेगी तब जब 3 पॉइंट ज्वाइन होंगे। तो ये तो 2 साइड्स होगी, मान लो मैं इनके नाम भी लिख देता हूं आपकी फैसिलिटी के लिए, ए बी सी डी ई, ताकि अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो हमारे। जैसे मान लो पहली ट्रायंगल बन रही है, मैं बी और डी को ज्वाइन कर देता हूं, तो ये देखिए बी सी डी ट्रायंगल बन गई। और जो कंडीशन है कि इस ट्रायंगल की तीनों साइड सेम कलर की नहीं होनी चाहिए। यहां पर 2 रेड है, 1 ब्लू है। ऐसे ही अगर मैं बी ई को ज्वाइन करूं, एक और ट्रायंगल बन गई। देखिए इसमें ये 2 साइड्स तो रेड कलर की हैं, ये ब्लू है। ऐसे एक ट्रायंगल ई बी डी भी बन गई है, यहां पर ये 2 ब्लू हैं, 1 रेड है। बस इस चीज का ध्यान रखना, तीनों सेम साइड की नहीं होनी चाहिए, सेम कलर नहीं होना चाहिए तीनों साइड्स का। एक ट्रायंगल अगर मैं ईसी को ज्वाइन करूं तब भी बन सकती है। सारी ट्रायंगल बनानी है जितनी भी पॉसिबल हैं। तो ये ट्रायंगल बन गई ई डी सी, इसमें ये 2 साइड रेड कलर की होगी और ये ब्लू कलर की होगी। कंडीशन यही है, 2 साइड सेम कलर की हो सकती है, तीनों सेम कलर की नहीं हो सकती। और कोई पॉसिबिलिटी है? अगर हम ए डी को ज्वाइन कर दें, तो ए डी को भी मैंने जानबूझ के देखिए ब्लू कलर से ज्वाइन किया है, क्योंकि ई ए और ई डी ये 2 रेड कलर की है, ये ब्लू कलर की है। ऐसे ही मैं ए सी को भी ब्लू कलर से ज्वाइन कर देता हूं, तो ये ट्रायंगल बन गई ए बी सी। इसमें ये 2 रेड कलर की हैं और ये ब्लू कलर की है। और एक ट्रायंगल बन गई है ए डी सी,
ये दो साइड्स ब्लू कलर की हैं और ये रेड कलर की। तो ये सारी पॉसिबिलिटीज थी। इसमें एक और चीज इंपॉर्टेंट आपको जो बात ध्यान में रखनी है कि आपको कैसे पता चले हमें कितनी लाइन बनानी है। टोटल 10 लाइंस बनेंगी। देखिए कैसे, 1 2 3 4 5 तो बाहर वाली और 5 इसके डायगोनल अंदर। पेंटागन है तो 5 ही डायगोनल आएंगे, 1 2 3 4 और 5 डायगोनल और 5 साइड्स, यानी टोटल 10 लाइनें बनानी है आपको। और उन 10 लाइनों को मिलाने से ट्रायंगल बनानी है। और उन ट्रायंगल की कंडीशन क्या है, तीनों साइड सेम कलर में नहीं होनी चाहिए। तो एक पॉसिबिलिटी हमारे पास ये आ गई कि मैंने क्या किया इस केस में, इस पेंटागन की जो बाहर वाली साइड थी वो सारी रेड कलर की ली। ऑल आउटर साइड्स आर ऑफ रेड कलर एंड ऑल इनर साइड्स आर ऑफ ब्लू। ब्लू को ब्लू कलर से लिखेंगे और रेड को रेड कलर से लिखेंगे। ठीक है, तो एक तो पॉसिबिलिटी ये होगी। एक पॉसिबिलिटी इसका रिवर्स भी हो सकती है कि बाहर वाली ब्लू कर दूं, अंदर वाली रेड कर दूं, यानी ब्लू और रेड की पोजीशन इंटरचेंज, तब भी यही कंडीशन बनेगी। तो इसका मतलब यहां से मेरे पास 2 केस आ गए। टोटल 2 पॉसिबिलिटी हो गई। किस केस की, अगर मैं सारी बाहर वाली साइड सेम कलर की, चाहे रेड लूं या ब्लू लूं कोई फर्क नहीं पड़ रहा, और सारी अंदर वाली साइड सेम कलर की, चाहे ब्लू या रेड, जो बाहर लिया उसका रिवर्स लेना। ठीक है, ये एक केस हो गया। इस केस में 2 पॉसिबिलिटी बनी। अब हम चलेंगे केस 2 पे। केस 2 में क्या करेंगे, अब हमने क्या किया था, पहले सारी जो साइड्स थी, 5 पॉइंट जो हमारे थे, मैं फिर से लगा देता हूं 5 पॉइंट, A B C D E, 5 पॉइंट लगा लिए। पहले सारी यानी 5 साइड बाहर वाली हमने सेम कलर की ले ली थी। अब एक डिफरेंट कर देते हैं। मान लो मैं ये 1 2 3 4 तो रेड कलर की ले लेता हूं और एक ब्लू कलर की। ऐसे भाई 5 में से एक का कलर डिफरेंट कर दिया, बाकी 4 सेम रखी। अब इससे देखते हैं 10 लाइनें लगा के कि क्या कोई ट्रायंगल ऐसी आती है जिसमें तीनों साइड सेम हो। तो देखते हैं, ये दोनों रेड है तो इनको ज्वाइन करेंगे ब्लू कलर से, एक तो ये पॉसिबिलिटी होगी। उसके बाद ये और ये दोनों रेड है तो इसको ज्वाइन करेंगे ब्लू कलर से, एक ये पॉसिबिलिटी होगी। ये और ये रेड है, इनको ज्वाइन करेंगे ये ब्लू कलर से, तो ये ब्लू हो गई। अब यहां देखिए ये गड़बड़ हो गई। क्या गड़बड़ होगी, हमने यहीं पर देख लिया कि जब ACD जो ट्रायंगल बन रही है उसमें AB, ये जो AC साइड है, AD साइड है और ये CD, इन तीनों का कलर ब्लू आ गया। मतलब ये पॉसिबल नहीं है, यहां गलत हो रहा है कॉम्बिनेशन। मतलब हम वो पहले वाला जो केस था जिसमें सारी रेड या सारी ब्लू, वो तो ले पा रहे थे। अगर एक साइड भी हमने डिफरेंट कलर की कर दी तो हम वो केस नहीं ले सकते। हमारी कंडीशन जो दे रखी है वो यहां पर खत्म हो जाती है, वायलेट हो जाती है। तो अब बात करेंगे थर्ड केस की, केस 3। केस 3 में आप क्या करेंगे, एक कलर चेंज किया था ना, अब 2 चेंज कर लेते हैं। मान लो मैं पहले 4 मैंने रेड कलर की ली थी, अब 3 रेड कलर की ले लेता हूं और 2 ब्लू कलर की। तो 2 ब्लू कलर की कैसे लेंगे आप, एक काम करते हैं, अल्टरनेट ले लेते हैं। ये ब्लू ले लेते हैं और ये रेड कलर की ले लेते हैं और एक और ब्लू ले लेते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, 5 में से नाम लिख देते हैं A B C D E। 5 में से 2 ब्लू ले ली, 3 रेड ले ली। अब ज्वाइन करके देखते हैं, ट्रायंगल बनाते हैं। ये 2 रेड कलर की हैं तो ये ब्लू से ज्वाइन होगा। उसके बाद ये और ये ब्लू कलर की हैं, EB और BC। तो इसका मतलब अगर मुझे EC को ज्वाइन करना है तो वो रेड कलर से ज्वाइन करना पड़ेगा। देखिए बाहर वाली 5 लाइनें पूरी होगी, अंदर वाली 2 होगी, मतलब 3 लाइनें और लगा सकते हैं। टोटल 10 लाइनें लगानी है। अब 3 लाइनें मुझे और लगानी है। ट्रायंगल इस तरह से बनाने हैं कि कलर डिफरेंट होना चाहिए। ये 2 रेड थे, ये ब्लू था, ये ठीक हो गया कॉम्बिनेशन। ये 2 ब्लू थे, ये रेड हो गया, ये भी कॉम्बिनेशन ठीक हो गया। अब मुझे क्या करना है, BD को ज्वाइन करना है। B और D को ज्वाइन करने के लिए मेरे पास EB, ये जो EB है ये ब्लू कलर में है, ED भी ब्लू कलर में है, तो इसका मतलब मुझे जो BD है वो रेड कलर में ज्वाइन करना है।
ये देखिए, तो ये भी, अब ये 2 ब्लू हो गई और ये रेड हो गई, ठीक है। अब मुझे ज्वाइन करना है एडी को और एसी को। कलर देखने कौन कौन से, तो कोई भी लगा सकते हैं। ये रेड है, ये ब्लू है। अगर मान लो मैं इसको रेड से ज्वाइन कर दूं तो ये 2 रेड हो गई, एक ब्लू होगी। ऐसे यहां पर भी ऐसे ही। अब देखिए, मुझे एसी को ज्वाइन करना है तो मैं इसको ब्लू कलर से ज्वाइन कर रहा हूं। तो ये 2 रेड हो गई, ये ब्लू हो गई, ये 2 ब्लू होगी, ये रेड होगी। तो इसमें भी हमारे पास ऐसी कोई ट्रायंगल नहीं आई जिसमें क्या पॉसिबिलिटी हो कि सेम कलर की तीनों साइडें आ जाए। हमेशा 2 ही कलर सेम आएंगे, एक तीसरा डिफरेंट आएगा। वो हमारी कंडीशन को फुलफिल करता है, सेटिस्फाई करता है। तो कितनी पॉसिबिलिटी आप यहां से ऐसी देखिए, हमने किस किस साइड को ब्लू लिया था, ईडी को और बीसी को, यानी ईडी और बीसी का एक पेयर बना। अगर मैं इसको साइक्लिक ऑर्डर में चलाऊं तो अगली साइड डीसी आएगी, डीसी का पेयर एक छोड़ के एबी के साथ बनेगा, 2 पॉसिबिलिटी होगी। फिर मैं जाऊंगा बीसी पे, बीसी के बाद एक छोड़ के एबी के साथ, एबी छोड़ के अगला पेयर एई के साथ बनेगा, 3 पॉसिबिलिटी होगी। फिर एबी की बारी आएगी, एबी को लूंगा तो एबी के बाद एक छोड़ के एई को ईडी के साथ जुड़ेगा, यानी एबी ईडी के साथ जाएगी। फिर बारी आएगी एई की, और एई की ईडी को छोड़ के वो डीसी के साथ जुड़ेगा। ये पॉसिबिलिटी है सारी। उसके बाद वापिस ईडी आ जाएगी, ईडी हमारी शुरू में ले ली। तो ये कितनी पॉसिबिलिटी बनी टोटल, 1 2 3 4 5, 5 पॉसिबिलिटी बनी। 5। तो हमने क्या किया, हमने इसका कलर ब्लू लिया, इसका भी ब्लू लिया। अगर ऐसा कहें कि 2 ब्लू थी 3 रेड थी, तो इसका रिवर्स भी तो कर सकते हैं, 2 रेड और 3 ब्लू, यानी 5 ये और इसका डबल, 10 होगी टोटल। तो 2 पॉसिबिलिटी हमारे पास केस 1 में से आई थी, ठीक है। और जो केस 2 था, केस 2 में से 0 पॉसिबिलिटी आई, जिसमें हमने एक साइड को ब्लू लिया और बाकी सबको रेड। केस 3 था, उसमें हमने 2 ब्लू ली और 3 रेड ली थी, तो उसमें 5 × 2 यानी टोटल 10 पॉसिबिलिटी आई थी। अब केस 4 जो बनेगा वो क्या बनेगा, पहले हमने 2 ब्लू ली, केस 4 बनेगा 3 ब्लू ले, तो 3 ब्लू तो ऑलरेडी होगी, क्योंकि अगर मैं 3 ब्लू लूंगा तो 2 रेड हो जाएंगी, तो हमने इसी के अंदर इंक्लूड हो गया वो केस। फिर उसके बाद केस 5 क्या बनेगा, 4 ब्लू करेंगे, तो वो भी हो चुका, ये वाला वही केस है, 4 रेड 1 ब्लू या 1 रेड 4 ब्लू। तो सारे केस डिस्कस हो गए, तो यही मैक्सिमम पॉसिबल केसेस थे। तो टोटल पॉसिबिलिटी कितनी बनी, केस 1 की 2, केस 2 की 0, केस 3 की 10, तो 2 + 10 ऐड कर देंगे, टोटल पॉसिबिलिटी हो गई 12। तो 12 ऐसी ट्रायंगल्स बन सकती हैं जिनमें तीनों साइड सेम कलर की नहीं आएंगी, सिर्फ 2 साइड सेम कलर की होंगी और तीसरी डिफरेंट। और यही हमारा क्वेश्चन था। ऑलवेज रिमेंबर, आंसर इज एग्जैक्टली 12। IUQM 2024 का 20th क्वेश्चन बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है। वैसे तो नंबर थ्योरी का है, बट आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो बहुत मजा आएगा। देखिए, सिंपल कैलकुलेशन से हो सकता है। लिखा है, ऑन ए नेचुरल नंबर n, कोई भी एक नेचुरल नंबर n आपको दे रखा है और आप उस पर 2 ऑपरेशन लगा सकते हैं। पहला, या तो आप उसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दें, मल्टीप्लाई n बाय 2, और दूसरा सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम n। जो भी नंबर है उसमें से या तो आप 3 माइनस कर सकते हैं या 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब कहेंगे ये क्या मतलब है, 3 से माइनस कर दो या 2 से मल्टीप्लाई कर दो। एग्जांपल देके उसने एक्सप्लेन किया है, स्टेटमेंट में एग्जांपल दिया हुआ है। मान लो हम किसी नंबर 8 से शुरू करते हैं, कोई नेचुरल नंबर है, और हम 13 तक पहुंचना चाहते हैं, 8 से 13 तक पहुंचना चाहते हैं। तो क्या पॉसिबिलिटी है, हम 8 को 2 से मल्टीप्लाई करें पहले स्टेप में, 16 आएगा, और उसमें से 3 माइनस करें तो 13 आएगा। तो 8 × 2 16 - 3 13, तो हम 8 से 13 तक पहुंच गए। और इसके लिए हमें एक ये स्टेप मल्टीप्लाई बाय 2 और एक ये स्टेप -3, 2 स्टेप लगे। तो यही लिखा है, यू नीड 2 स्टेप्स एंड यू कैन नॉट डू इन लेस देन 2 स्टेप्स। मतलब आप 2 से कम में 8 से 13 तक नहीं पहुंच सकते, ज्यादा जितने मर्जी हो, बट कम से कम जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो 2 स्टेप तो करने ही पड़ेंगे, तभी आप 8 से 13 तक पहुंच सकते हो। ऐसा ही ये क्वेश्चन है, आपको इसी तरह का पैटर्न फॉलो करके
हमें स्टेटमेंट में नंबर दिया है 11 कि 11 से शुरू करना है और 121 तक पहुंचना है। 11 से शुरू करना है 121 तक पहुंचना है, 11 का स्क्वायर होता है। और कितने मिनिमम स्टेप, लीस्ट नंबर, सबसे कम स्टेप्स लगे कम से कम कि हम 11 से 121 पे पहुंच जाएं। स्टेप्स दो ही हैं, रूल दो ही हैं, या तो 2 से मल्टीप्लाई करो या -3 करो। तो अब आप कहेंगे 11 से 121 तक वैसे देखने में, सोचने में काफी मुश्किल लग सकता है। तो हम क्या करते हैं, हम इसका एक एल्गोरिथम पहले डिफाइन करेंगे कि करना क्या है एक्चुअली। मान लो हम 11 से 121 पे नहीं जाते, हम कोशिश करते हैं 121 से 11 पे जाने की, 121 से 11 पे जाने की ट्राई करते हैं। तो जब हम रिवर्स चल रहे हैं तो जो ऑपरेशन दिए हुए थे वो भी रिवर्स हो जाएंगे, यानी जो ये सब्ट्रैक्ट वाला था, जो हमें सब्ट्रैक्ट करने के लिए कहा था, वो कब था, जब 11 से 121 पे जाएं। जब उल्टा चलेंगे तो वो सब्ट्रैक्ट का उल्टा प्लस हो जाता है, तो यानी हम +3 करेंगे। और दूसरा जो रूल था कि मल्टीप्लाई बाय n, तो मल्टीप्लाई का रिवर्स क्या होता है, डिवाइड, तो हम डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाय 2। ठीक है, 121 से 11 पे जाएंगे, क्योंकि हमने प्रोसेस उल्टा कर दिया है, पलट दिया है, तो ऑपरेशंस भी हमने रिवर्स कर दिए हैं। अब बात करते हैं मिनिमम स्टेप्स कैसे काउंट होंगे। मान लो 121 से ही मैं लेके चलता हूं, तो आपको पता है ये ऑड नंबर है, 2 से डिवाइड करेंगे तो नेचुरल नंबर नहीं आएगा, तो सीधी सी बात है, इसका मतलब ये तो क्लियर हो गया कि मुझे यहां पर +3 करना पड़ेगा। तो पहले स्टेप में मैं +3 कर दिया, कितना आ गया 124, और फिर मैं इसको मान लीजिए 2 से डिवाइड करता हूं तो आ गया 62। तो कितने स्टेप लगे, एक ये लगा यहां से और एक ये लगा, 2 स्टेप में हम 121 से 62 पे पहुंच गए। 2 स्टेप्स, 2 स्टेप्स, आई एम राइटिंग इट, 2 स्टेप्स में हम पहुंच गए। अगर मान लो आप कहते हैं भाई इसको ऐसे नहीं करते, हम यहां करते, मान लीजिए हमने +3 किया, पहला स्टेप 124 आ गया, इसमें +3 फिर करते 127 आ जाता, फिर +3 करते 130 आ जाता, और फिर कोई बच्चा कहता जी अब इसको 2 से डिवाइड करो, तब 65 पे पहुंचते हम, यानी 130 से डिवाइड बाय 2 करके हम 65 पे पहुंचते। तो कितने स्टेप लगे, पहला ये प्लस वाला, दूसरा ये, तीसरा ये, और चौथा ये, यानी चौथे स्टेप पे हम 65 पे पहुंचे। लेकिन अगर मैं यहां से फॉलो करूं इसको, 121 में +3 डिवाइड बाय 2 और यहां पर फिर +3, तो पहला स्टेप ये, दूसरा ये और तीसरा ये, तीसरे स्टेप में ही मैं पहुंच गया 65 से। यानी ये वाला पाथ फॉलो करता तो 3 स्टेप में पहुंचता, ये वाला पाथ फॉलो करता तो 4 स्टेप में पहुंच रहा हूं। यानी हमें जो कम से कम स्टेप चाहिए वो यहां से पहुंच सकते हैं हम इजीली। तो उसमें हमने यहां पर क्या चीज देखी, जो ऑड नंबर होता है उसमें हमने प्लस किया था, जब इवन नंबर आया तब डिवाइड बाय 2 किया, 62, फिर से इवन नंबर आया तो क्योंकि 65 पे पहुंचना तो +3 कर दिया, डिवाइड बाय 2 करके भी पहुंच सकते थे, बट हमने +3 कर दिया, 65 पे पहुंच गए। तो रूल हम एक डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, एक रूल बनाने की कोशिश कर रहे हैं यहां तक पहुंचने के लिए, कि रूल बना लेते हैं भाई, एल्गोरिथम कह सकते हो आप इसको, कि जब भी कोई इवन नंबर आएगा हम कोशिश करेंगे उसको डिवाइड बाय 2 करने की, क्योंकि छोटा करना है। वैसे चाहे तो +3 भी कर सकते हैं किसी स्टेप में, बट डिवाइड बाय 2 करेंगे। और दूसरे स्टेप में जब भी ऑड नंबर आएगा तो हमेशा +3 करेंगे, ऑलवेज, कभी भी 2 से डिवाइड नहीं करेंगे, क्योंकि ऑड नंबर को 2 से डिवाइड करने पे हम पहुंच जाते हैं, नेचुरल नंबर नहीं रहता, वो हमारा पॉइंट्स में आ जाता है, फ्रैक्शन में। तो अब हमारा जो क्वेश्चन था कि हमें 11 से 121 पे पहुंचना था और हम उसका रिवर्स चल रहे थे, हम 121 से चलेंगे और 11 पे पहुंचने की कोशिश करेंगे। 121 आ गया है, ऑड नंबर है, पहले स्टेप में मैं +3 कर देता हूं, कितना हो गया 124। दूसरे स्टेप में इवन नंबर आ गया, छोटा करना है, डिवाइड बाय 2, कितना आ गया जी 62। फिर से ऑड नंबर है, छोटा करना है, डिवाइड बाय 2 कर दो, कितना आ गया 31। 31 आ गया, ऑड नंबर है, डिवाइड बाय 2 नहीं हो सकता, +3 कर दो, कितना हो गया 34। 34 इवन नंबर है, छोटा करना है, डिवाइड बाय 2 कर दो, कितना आ गया 17। 17 ऑड नंबर है, 2 से डिवाइड नहीं हो सकता, +3 कर दो, कितना आ गया, +3 करते ही 20 पे पहुंच गए।
20 क्या है? 20 क्या है? 20 इवन नंबर है, डिवाइड बाय 2 कर दो, कितना आ गया? 10। 10 क्या है? फिर से इवन नंबर है, फिर से डिवाइड बाय 2 कर दो, कितना हो गया? 5। अब 5 ओड नंबर है, प्लस 3 करो 8। अब कहेंगे जी 8 तो इवन नंबर आ गया, 2 से डिवाइड करो, पर 2 से डिवाइड करने पे तो छोटा हो जाएगा, हमें नंबर करना है 11। तो बड़ा बनाने के लिए हम फिर से एक स्टेप रिपीट कर देते हैं, यहां पर +3 11। ये पहुंच गए जी, 121 से चले थे 11 पे पहुंच गए, यानी ये हमारा सबसे शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ है। इसके अब हम स्टेप्स गिन लेते हैं कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, यानी टोटल हम 10 स्टेप्स में 121 से 11 पे पहुंच गए। अगर रिवर्स चले तो अगर सीधा चलते तब भी 11 से 121 पे पहुंच सकते थे। तो मिनिमम नंबर जो आया, मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स, मिनिमम स्टेप्स या लीस्ट स्टेप्स जो हमें रिक्वायर्ड हैं 11 से 121 पे पहुंचने के लिए, वो था 10। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका बनेगा 10। तो देखा आपने नंबर थ्योरी के क्वेश्चंस कितने एक्साइटिंग होते हैं। बिना किसी फॉर्मूले का, बिना कोई रूल यूज किए हमने अपना एक एल्गोरिथम बनाया, अपना एक रूल बनाया, सिर्फ एक कॉमन सेंस का यूज करके, एक सिंपल कैलकुलेशंस करके, प्लस और मल्टीप्लाई और डिवाइड करके हम अपने रिक्वायर्ड जो रिजल्ट था हमारा वहां तक पहुंच गए। तो ऐसे ही बहुत ज्यादा आसान सिंप्लीफाइड सॉल्यूशंस देखने के लिए वैदिक गुरुज के साथ जुड़े रहिए। वैदिक गुरुज हम बहुत जल्द आपके लिए क्वेश्चन नंबर 21 लेके आएंगे और 100% तैयारी आपको करवा रहे हैं IOQM 2025 की। तो आइए हमारे साथ IOQM 2025 क्रैक करते हैं, सभी मिलके जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू।